सोचो जरा, तुम और तुम्हारा क्लासमेट अपनी डेस्क पर आधे सोए पड़े हो, बस क्लास टीचर का इंतजार कर रहे हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर तुम्हारे टीचर नहीं आते, अंदर इंसान भी नहीं आता, अंदर एक डीमन आता है। वो रोल कॉल लेना शुरू करता है, लेकिन तरीका बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जैसे ही किसी स्टूडेंट का नाम जोर से पुकारा जाता है, वो स्टूडेंट उसी सेकंड मर जाता है। उसका सिर एक डरावनी तरीके से फट जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, तुम जो एक बिल्कुल नॉर्मल एफ रैंक स्टूडेंट हो, अचानक अपने अंदर एक अनोखी एबिलिटी महसूस करते हो, डिड्यूस द फ्यूचर। इस पावर की मदद से तुम अगले 10 मिनट की एक छोटी सी झलक देख सकते हो, बस थोड़ी देर के लिए। अब तुम्हारी और तुम्हारे क्लासमेट की पूरी जान उन डिसीजंस पर टिकी है जो तुम इन अगले 10 मिनट में लेने वाले हो। You are watching Slime Recap. कुछ साल पहले एक और डायमेंशन अचानक असली दुनिया के ऊपर ओवरलैप होने लगा था। इंसान बिल्कुल घबरा गए थे जब उन्होंने देखा कि उस दूसरी दुनिया से निकलने वाले अजीब से क्रीचर्स बिल्कुल उन पुरानी हॉरर कहानियों और अर्बन लेजेंड्स वाले मॉन्स्टर्स जैसे दिखते हैं। लिटरली वो वही बेड टाइम मॉन्स्टर्स थे, बस अब सच में सामने खड़े थे। इन क्रीचर्स को डीमंस कहा गया, और जिन इंसानों ने सुपरनैचुरल पावर्स अवेकन की ताकि वो इन डीमन से लड़ सकें, उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। पूरा माहौल ऐसा था जैसे दुनिया ने बिना पूछे एक डेंजरस वीडियो गेम अपडेट इंस्टॉल कर लिया हो। सीन आज की तारीख में शिफ्ट होता है। एक शांत सा कॉलेज टाउन। एक लड़का, कियाओहे, एक शॉप के बाहर खड़ा होता है और सोचता है कि ये दूसरी डायमेंशन वाली सारी क्रेजी बातें असल में उसकी लाइफ को कितना अफेक्ट करती हैं। सच कहें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तक वो खुद हंटर अवेकन हुआ ही नहीं है। शॉपकीपर आंटी उसे देखकर मुस्कुराकर पूछती है, कियाओहे, ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, ब्रेड या फिर क्रेप? लड़का ऑलरेडी ओवरथिंकिंग मोड में होता है और कैजुअली बोल देता है कि उसे ब्रेड चाहिए। लेकिन आंटी ब्रेड हाथ में देने ही वाली होती है कि वो तुरंत अपना डिसीजन बदल देता है। अब उसे क्रेप चाहिए। वो मन ही मन सोचता है कि दुनिया में चाहे डीमन गेट्स ही क्यों न खुल जाए, पर ज्यादातर लोगों की जिंदगी तो वैसे ही चलती रहती है। फिर ब्रेड और क्रेप को घूरते हुए उसे लगता है कि दुनिया घूम रही है, जिंदगी चल रही है, और वो अभी तक एक ब्रेकफास्ट आइटम डिसाइड नहीं कर पाया। लंबी कंफ्यूज्ड मेंटल फाइट के बाद आखिर वो क्रेप चुन लेता है। ब्रेकफास्ट हाथ में लेकर वो कॉलेज की तरफ चलता है और नोटिस करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला है। उसी तरह की बोरिंग सुबह, वही रूटीन और वही एफटीआर सा अस्तित्व जो अवेकन्ड लोगों की भीड़ में दबा हुआ है। बिल्डिंग में घुसते हुए वो अपने दूसरे हाथ की तरफ देखता है और शॉक में रुक जाता है। उसके हाथ में ब्रेड भी है। यप, इस भाई ने ओवरथिंकिंग में दोनों ही चीजें खरीद ली थी। क्लासरूम में क्वाइटली जाकर वो पीछे वाली सीट पकड़ लेता है। किसी से बात करने का मन नहीं करता और सोचता है कि सच में कुछ भी नहीं बदल रहा, ना वर्ल्ड, ना उसकी रूटीन और ना ही उसकी सोशल एंजाइटी। बैठते ही उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो आपस में बात कर रही होती है। उनमें से एक दूसरी की परफ्यूम की तारीफ कर रही होती है। कियाओहे उस बात करने वाली लड़की को देखता है और साइलेंटली एडमिट करता है कि उसका लिन शिया पर क्रश आज भी उतना ही स्ट्रांग है। लव लाइफ ब्रो की तो नो लाइफ चल रही है, फीलिंग्स भी रियल और करेज भी जीरो। तभी लिन शिया उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराती है और एक ब्राइट गुड मॉर्निंग बोलती है। कियाओहे का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, जैसे किसी ने ट्रैफिक लाइट ऑन कर दिया हो। वो हकलाते हुए गुड मॉर्निंग वापस बोलता है और फटाक से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। अंदर से खुद को रोस्ट करता है कि भाई की हालत तो ऐसी हो गई जैसे क्रश ने उसे अडल्ट वीडियोस देखते पकड़ लिया हो। वो कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप देखता है और सोचता है कि उसने कभी अपने फीलिंग्स कॉन्फेस करने के बारे में प्रॉपर्ली सोचा भी नहीं। रीजन सिंपल है, वो चाहता सब कुछ हो, लेकिन इंपल्सिव एक्शंस लेने की हिम्मत कभी नहीं आई। बेंच के किनारे को स्क्रैच करते हुए और सोचता है कि काश जिंदगी भी ब्रेकफास्ट लेने जैसी होती। समझ ना आए तो दोनों चॉइसेस ट्राई कर लो। आयरॉनिकली ब्रेकफास्ट लेते हुए भी वो इनडिसाइसिव ही रहता है। विंडो के बाहर देखते हुए वो विश करता है कि काश वो 1000 अलग अलग जिंदगियां जी पाता और आखिर में सबसे बेस्ट वाली चुन लेता। लेकिन उसकी ये डीप सोच अचानक टूट जाती है जब आउटसाइड विंडो कुछ अजीब सा ग्लो दिखता है। क्लासरूम के ठीक बाहर एक गेट बन रहा होता है। हवा में हेवीनेस फैल जाती है
और बाकी स्टूडेंट्स भी डर के मारे चुप हो जाते हैं। गेट के भीतर से एक डीमन बाहर आता है। उसके पीछे कई छोटे छोटे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स भी निकलने लगते हैं। कियाओहे दंग रह जाता है। सारे क्लासरूम्स छोड़कर डीमन सीधे उनके क्लास में ही क्यों घुसा? डीमन बिना टाइम वेस्ट किए बोलता है कि वो एक पोल शुरू करने वाला है। इससे पहले कि कोई समझ पाता, वो पहली नेम बुलाता है, दिया टायंशन। लिन शिया के बिल्कुल बगल में बैठी लड़की कांप उठती है। वो उठ भी नहीं पाती, माफी भी नहीं मांग पाती। डीमन एक झटके में काली एनर्जी छोड़ता है और उसका सिर तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है। पूरा रूम डेड साइलेंट हो जाता है। किसी की आवाज नहीं, किसी की हरकत नहीं, सिर्फ डर। लिन शिया डर से पत्थर बनकर सामने देखती रहती है। समझ जाती है कि शायद इस क्लास में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक उसकी तरह कियाओहे भी पूरी तरह स्टन हो जाता है और अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो जाता है। उसका दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे अंदर कोई तेज ड्रम सोलो चल रहा हो, जबकि सामने खड़ा डीमन ऐसे हंस रहा है जैसे उसे कोई कॉमेडी शो दिख रहा हो। वो मॉन्स्टर अपनी नजरें घुमाता है, क्लियरली मजा ले रहा है कि अब अगला टारगेट कौन होगा। भाई बेसिकली खेल रहा है, पर इस बार स्टेक्स इंसानों की जान है। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही डीमन नाम पुकारना शुरू कर देता है और हर नाम पर एक और स्टूडेंट जमीन पर कोलैप्स हो जाता है। क्लासरूम कुछ ही सेकंड्स में मास केओस में बदल जाता है। चीखें, डर, भागदौड़, सब कुछ एक साथ। कियाओहे पीछे की तरफ खड़ा कांप रहा है। उसकी टांगें करीब करीब जवाब दे चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि असली डीमंस उसकी स्कूल में घुस आए हैं। जो भी दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, वो सब गायब। किसी का कोई पता नहीं। कियाओहे तुरंत खिड़की की तरफ देखता है। उसे लगता है कि शायद वही उसका आखिरी चांस है। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका है, हाथ कांप रहे हैं, सांस भारी हो रही है। वो खुद मान लेता है कि उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक कर रहा है। उसे पता है कि उसे जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, वरना डीमन अगला नाम उसी का बुला देगा। फिर उसकी नजर लिन शिया पर पड़ती है। वो भी डर से कांप रही है, आंसू पकड़े खड़ी है। उसे देखते ही कियाओहे के मन में एक पेनफुल सवाल उठता है, क्या वो अकेला भागे या क्या उसे भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए? पहली बार, जिंदगी में पहली बार, वो बिना ओवरथिंकिंग किए एक्ट करता है। वो हाथ बढ़ाकर लिन शिया का नाम लेता है और कहता है कि दरवाजे से निकलना इम्पॉसिबल है। उन्हें दोनों को खिड़की से कूदना पड़ेगा। लिन उसकी आवाज सुनते ही उसकी तरफ दौड़ना शुरू करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त डीमन अचानक दोनों के नाम पुकार देता है। कियाओहे की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सब कुछ मिटने लगता है। चीखें, खून, डर, टूटती उम्मीद। और फिर एकदम से वो मर जाता है। लेकिन अचानक उसे अपने नीचे किसी कठोर जमीन का एहसास होता है। वो घबरा कर आंखें खोल देता है और शॉक में जम जाता है। वो अभी भी जिंदा है। उसके सामने लिन शिया उसी तरह खड़ी है, अपनी दोस्त की परफ्यूम की तारीफ कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मोमेंट्स पहले। फिर लिन शिया उसकी तरफ मुड़कर फिर वही चेयरफुल गुड मॉर्निंग कहती है और कियाओहे वही फ्रीज हो जाता है। एक सेकंड के लिए उसे सच में लगता है कि वो स्वर्ग से लौट कर आया है। भाई लिटरली सोच बैठा था कि वन वे टिकट था, लेकिन निकला राउंड ट्रिप। वो चारों तरफ नजर घुमाता है, सब कुछ बिल्कुल वही, बिल्कुल पहले जैसा। उसे शक होने लगता है कि क्या वो किसी तरह वापस उसी मोमेंट पर लौट आया है जब डीमन अभी आया भी नहीं था। और तभी उसके सामने अचानक एक चमकती नीली स्क्रीन पॉपअप हो जाती है, जैसे कोई रैंडम गेम नोटिफिकेशन खुल गया हो। स्क्रीन पर लिखा होता है कि कियाओहे ने डिड्यूस द फ्यूचर नाम की स्किल हासिल कर ली है। नीचे लिखा होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन फिनिश हो चुका है और स्किल अब एक्टिवेट की जा सकती है। मैसेज एक्सप्लेन करता है कि इस एबिलिटी से वो भविष्य के 10 मिनट देख सकता है। बस हर बार इसे इस्तेमाल करने पर 10 स्पिरिट पॉइंट्स खर्च होंगे। कियाओहे उस फ्लोटिंग ब्लू स्क्रीन को ब्लैंक एक्सप्रेशन में घूरता रहता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड कि ये डिड्यूस द फ्यूचर का मतलब असल में क्या है। वो सोचता है कि क्या अभी अभी जो सब हुआ वही डेमोन्स्ट्रेशन था, और क्या सिर्फ वही इस स्क्रीन को देख पा रहा है। आसपास बाकी स्टूडेंट्स पर नजर डालते हुए उसे लगता है कि सच में किसी और को स्क्रीन नहीं दिख रही। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक अजीब सा थॉट आता है, शायद अब वो हर ऑप्शन ट्राई कर सकता है, बिल्कुल ब्रेकफास्ट वाले कंफ्यूजन की तरह, जब उसे ब्रेड और क्रेप में चूज करना होता है।
इस थॉट से उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगर वो फ्यूचर के अगले 10 मिनट कई बार डिड्यूस कर सकता है तो वो हर पॉसिबिलिटी में से बेस्ट रिजल्ट चुन सकता है। और पहली बार उसे लगता है शायद वो सच में अपनी किस्मत बदल सकता है। बिना एक सेकंड भी गवाए कियाओहे तुरंत अपनी डिड्यूस द फ्यूचर स्किल एक्टिवेट कर देता है। उसके सामने नीली चमकती स्क्रीन फ्लैश होती है जिस पर लिखा आता है स्किल एक्टिवेटेड, एंटरिंग डिडक्शन मोड। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने किसी कॉस्मिक साइमुलेटर का स्टार्ट बटन दबा दिया हो। मैसेज आते ही वो उछल कर खड़ा हो जाता है और पूरे जोर से चिल्लाता है कि डीमंस अभी आने वाले हैं और सब लोग अपनी जान बचाकर भाग जाएं। लेकिन पूरी क्लास उसे ऐसे घूरती है जैसे वो अचानक कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो शुरू कर चुका हो। स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। मतलब क्लासरूम अनाउंसमेंट के लिए सबसे बेकार टाइमिंग। कियाओहे दिमाग लगाते हुए फ्रंट डेस्क की तरफ भागता है। उसे लगता है कि सबसे पहले उसे सबको बाहर निकालना होगा। क्लास के सामने खड़े होकर वो फिर से चेतावनी देता है कि डीमन आने वाला है और वो भी एग्जैक्टली दरवाजे से, इसलिए सब लोग उसके साथ खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाए। लेकिन स्टूडेंट उसकी बात सुनने के बजाय ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे किसी ने पूरा रूम पॉज कर दिया हो। जो लिन शिया की दोस्त है घबराकर उसके कान में फुसफुसाती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि याओहे आखिर कर क्या रहा है। लिन शिया भी कंफ्यूज होकर कहती है कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा और कियाओहे अजीब तरह बिहेव कर रहा है। ये रिएक्शन देखकर कियाओहे दांत भींच लेता है। उसे मालूम है कि कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। अगर वो डीमन के आने तक वेट करेगा तो फिर किसी के पास भी भागने का चांस नहीं बचेगा। उसे जल्दी एक्ट करना पड़ेगा वरना सिनारियो एक बार फिर उसी तरह रिपीट होगा जैसे पहले हुआ था। खून, चीखें, मौत। और ठीक उसी समय हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है। डीमन उसके ठीक पीछे प्रकट होता है, बिल्कुल पहले की तरह। वो क्रीचर एक इविल ग्रिन के साथ अनाउंस करता है कि अब पोल शुरू होगा। पहला नाम दिया टायंशन। कियाओहे की धड़कन रुक जाती है। वो समझ जाता है कि एक बार फिर वो खुद को और दूसरों को बचाने में फेल हो गया है। लेकिन उसी पल स्क्रीन फिर चमकती है, डिडक्शन एंडेड, स्किल फिनिश्ड। अगले ही ब्लिंक में कियाओहे वापस रियलिटी में फेंक दिया जाता है, बिल्कुल उस समय से पहले जब डीमन ने असली अपीयरेंस दी थी। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपनी मुट्ठी डेस्क पर पटक देता है कि ब्लड की बदबू और वो डरावना दृश्य अभी भी कितना रियल लग रहा है। भाई लिटरली फ्री में सबसे घिनौना वीआर एक्सपीरियंस झेल रहा है। उसकी अचानक खांसी पर लिन शिया का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो पीछे मुड़कर उसे देखती है, मन ही मन सोचती है कि कियाओहे आखिर इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। उसी बीच कियाओहे की नजर बगल वाली डेस्क पर पड़ती है जहां एक स्टूडेंट आराम से सो रहा है, जैसे दुनिया में कुछ हुआ ही ना हो। उसे देखते ही कियाओहे के दिमाग में आइडिया आता है, अगर वो सबको भागने के लिए कॉन्विंस नहीं कर सकता तो शायद वो डीमन को अंदर आने से ही रोक दे। वो सोचता है कि अगर वो कुछ देर तक क्लासरूम का डोर ब्लॉक कर ले तो बाकी स्टूडेंट्स गेट बनता हुआ देख लेंगे और शायद तब पैनिक में सही डायरेक्शन यानी विंडोज की तरफ भागेंगे। इससे पहले डीमन अंदर आ सके सब बच सकते हैं। वो तुरंत डिड्यूस द फ्यूचर फिर से एक्टिवेट करता है और डोर की तरफ दौड़ पड़ता है। भागते भागते वो एक लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का गुस्से में खड़ा होकर पूछता है कि आखिर कियाओहे यूं भाग क्यों रहा है, कहीं डीमन तो पीछे नहीं पड़ा। आयरनी यह है कि सच लगभग ऐसा ही है। कियाओहे उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और डोर के पास पहुंचकर पूरी ताकत से उसे बैंग करके बंद कर देता है। फिर अपने शरीर का पूरा वेट डोर पर लगा देता है। उसका माइंड तेजी से सोच रहा है, बस डोर पकड़े रखना है और शायद उसकी वजह से बाकी सभी लोग बच जाएंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गेट फिर से प्रकट होता है, सेम स्पॉट, सेम टाइमिंग, लेकिन इस बार डीमन क्लासरूम के अंदर नहीं आता। वो बाहर कॉरिडोर में खड़ा होकर ही रोल कॉल अनाउंस कर देता है। उसकी आवाज दीवार के पार गूंजती है और पहले नाम के रूप में फिर वही दिया टायंशन। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है और डिडक्शन सीक्वेंस में फिर वही आउटकम, टायंशन की मौत। स्किल अचानक खत्म हो जाती है और कियाओहे रियलाइजेशन के सदमे में बैठ जाता है। दरवाजा बंद हो या खुला, डीमन की आवाज फिर भी सब तक पहुंच जाती है। रोल कॉल सुनते ही स्टूडेंट मर जाते हैं। भाई की पेशेंस ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। वो मन ही मन चीख उठता है, ये कब तक चलेगा। ये पूरा लूप उसे ऐसी हॉरर मूवी में फंसा चुका है
जहां वो बार बार मरता है और बार बार वही खौफनाक सीन रिपीट होता है। वो थककर डेस्क पर गिर जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, सांसें भारी हो रही है। डिडक्शन होने के बावजूद हर सीन, हर स्क्रीम, हर मौत उसकी नसों में सच की तरह दौड़ रही है। डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब एक साथ। और फिर एक ख्याल उसे चुभता है। वो आखिर किसके लिए इतना जान लगा रहा है? दूसरों को बचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बन गया? उसका दिमाग सवालों से भर जाता है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता। जब कियाओहे को आखिरकार ये एहसास होता है कि वो दूसरों की जान बचाने की कोशिश में खुद को बार बार मरवा रहा है, तो उसके अंदर एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि सच कहें तो वो आराम से खुद को बचा सकता है। हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे लोग उसके इतने करीब ही नहीं हैं। इनमें से आधे के नाम तक उसे याद नहीं। और सच बोले तो अगर कभी उसकी बारी आती, तो ये लोग उसके लिए अपनी जान देने नहीं दौड़ते। वो डेस्क पर दोनों हाथ टिकाकर गहरी सांस लेता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और कॉन्शियंस के बीच फंसा हुआ, ये समझने की कोशिश करता हुआ कि असल में सही क्या है। तभी अचानक हवा में एक हल्की, ताजगी भरी खुशबू फैलती है। कुछ सेकंड बाद लिन शिया उसके पास आती है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख देती है। जैसे ही वो मुड़कर देखता है, उसे पता चलता है कि ये खुशबू उसी की है। वो चिंता भरी आवाज में पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। कहती है कि उसको देखकर लग रहा है जैसे वो बीमार हो गया हो। कियाओहे अभी जवाब देने ही वाला था कि टायांशन अचानक खड़ी होकर बोलती है कि कियाओहे की हालत बिल्कुल खराब लग रही है और वो अभी जाकर स्कूल नर्स को बुला देती है। वो दवा लाने तक की बात कह देती है। कुछ ही देर में बाकी स्टूडेंट्स भी उसे नोटिस करने लगते हैं। एक लड़का जो पीछे की सीट पर टेढ़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है, हल्का हंसकर कहता है कि उसकी सांस लेने का तरीका देखकर लगता है जैसे उसने कुछ गलत खा लिया हो। वो लड़का अपने सिगरेट वाले स्वैग में सीधा सीधा सलाह देता है कि कियाओहे क्लास छोड़कर जाकर आराम कर ले, और अगर टीचर उसका नाम पुकार ले तो वो उसकी तरफ से रिप्लाई कर देगा। ये सुनकर कियाओहे के दिमाग में जैसे बिजली गिरती है। डीमन की वो लाइन, रिप्लाई टू द रोल कॉल, उसके कानों में वापस गूंजती है। उसका पूरा शरीर सिहर उठता है। चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, जैसे उसकी सारी खून की सप्लाई बंद हो गई हो। इतने भयानक कोइंसिडेंस का भी कोई लिमिट होता है। वो लिटरली टूटने ही वाला था। तभी वो अचानक खड़ा हो जाता है, मन में ये महसूस करते हुए कि इंसान की पहली इंस्टिंक्ट ही उसकी असली नेचर होती है। और चाहे इतिहास कितनी भी बार दोहराए, लोग वही चॉइस दोहराते रहेंगे। उसे याद आता है कि पहली बार जब डीमन आया था, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर पहले लिन शिया को बाहर निकालने की कोशिश की थी, खुद कूद कर बचने के बजाय। गहरी सांस लेते हुए वो आंखें बंद करता है और एक बार फिर डिड्यूस द फ्यूचर एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि डिडक्शन मोड चालू हो गया है और हमेशा की तरह डीमन क्लासरूम में एंट्री करता है। कियाओहे फटाफट सोचता है कि अगर वो डीमन पर खुद पहले हमला कर दे, उससे पहले कि डीमन रोल कॉल शुरू करे, तो शायद उसे मौका मिल जाए सभी को बचाने का। डीमन कमरे में कदम रखते ही रोल कॉल शुरू करने का ऐलान करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई नाम ले, कियाओहे एक कुर्सी उठाता है और पूरी ताकत से उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन इस बार डीमन कुछ और ही प्लान लेकर आया था। टायंशन का नाम लेने के बजाय वो पहला नाम बोलता है, ली कियाओहे। वो डीमन तक पहुंचता उससे पहले ही पिछले हर बार की तरह उसका सिर धमाके के साथ उड़ जाता है। स्क्रीन चमकती है और दिखाती है कि उसकी स्पिरिट पॉइंट्स इस बार 10 नहीं, बल्कि पूरे 12 कम हो गए हैं और अब उसके पास 157 में से सिर्फ 125 बचे हैं। ये देखकर कियाओहे को समझ आता है कि उसकी मौत जितनी दर्दनाक या होपलेस होगी, स्पिरिट पॉइंट्स उतने ज्यादा खर्च होंगे। भारी सांस लेते हुए वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। दिमाग को समझाता है कि ऐसे ही भागते दौड़ते फैसले लेने का अब कोई फायदा नहीं। डिडक्शन मोड से बाहर निकलकर वो तय करता है कि इस बार क्लास को प्रॉपर्ली एक एक करके इवैक्यूएट करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वो डिडक्शन दोबारा एक्टिवेट करता है और डीमन आता है, वो फिर फेल हो जाता है। अगले प्रयास में डीमन पहले टायंशन का नाम लेता है, जैसा हमेशा होता है, लेकिन अचानक उसके तुरंत बाद कियाओहे का नाम लेकर उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देता है। बेचारे की किस्मत ऐसी फंसी है जैसे ईयरफोन्स जेब में उलझ जाते हैं।
निकालने की कोशिश करो तो और उलझते जाते हैं। वो जितनी बार ट्राई करता है, हर बार फेल होता है। उसे लगने लगता है कि डीमन शायद किसी अजीब पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसे समझना ऐसे लग रहा है जैसे कैलकुलेटर के बिना टफ मैथ्स सॉल्व करना। उसके स्पिरिट पॉइंट्स लगातार घटते जाते हैं, कभी 10, कभी 20, हर बार उसके मरने के तरीके पर डिपेंड करके। आखिर में उसके पास 157 में से सिर्फ एक पॉइंट बचता है। थका हुआ, ऑलमोस्ट टूट चुका कियाओहे खड़ा होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसके सारे स्पिरिट पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं और डिड्यूस द फ्यूचर अब फोर्सफुली एंड हो रहा है। तभी एक बार फिर वही जानी पहचानी ताजगी भरी खुशबू उसे महसूस होती है। वो मुड़कर देखता है, आधा गैस करते हुए कि क्या ये लिन है, और उसका गैस बिल्कुल सही निकलता है। लिन उसके पास आकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। कियाओहे की नजर तुरंत उसके हाथ में पकड़ी परफ्यूम की बोतल पर पड़ती है और उसके अंदर अचानक एक स्पार्क जल उठता है। उसके मन में एक विचार आता है कि शायद यही वो की है जिससे वो डीमन को हराकर सबको बचा सकता है। उसके पास स्पिरिट पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं और अब उसके पास बस एक आखिरी मौका बचा है, एक ऐसा मौका जिसे वो किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। जैसे ही लिन शिया आगे बढ़कर अपनी बेंच पर बैठती है, ली कियाओहे अचानक जोर से अपनी डेस्क पटकता है और एकदम खड़ा हो जाता है। उसकी डिडक्शन के हिसाब से सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। उसके बाद डीमन क्लासरूम में घुसेगा और सबको खत्म कर देगा। बिना एक भी सेकंड गवाए वो जोर से चिल्लाता है कि अर्थक्वेक आया है। पूरी क्लास एकदम फ्रीज हो जाती है। कुछ बच्चे दहशत में, कुछ ऐसे खुश जैसे उन्हें क्लास से भागने का लिजिट बहाना मिल गया हो। लिन शिया अपनी दोस्त टायंशन को घूरती है, सोचती है कि क्या सच में भूकंप आया है। लेकिन टायंशन का चेहरा बाकी सबकी तरह ही कंफ्यूज था। उधर कियाओहे अपने दिमाग में काउंटडाउन शुरू कर देता है, ये प्रार्थना करते हुए कि उसकी ये एक्ट फेल न हो जाए और किसी चीप टिकटॉक प्रैंक की तरह क्रिंज न बन जाए। कुछ स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं कि उन्हें वाकई थोड़ा हिलना महसूस हुआ, जबकि बाकी बहस करने लगते हैं कि वैसे भी क्लास अटेंड करने का मन नहीं था, तो चल ही देते हैं। कियाओहे जानता है कि वो उन्हें डीमन वाली बात नहीं बता सकता जैसे उसने पहली बार डिड्यूस द फ्यूचर इस्तेमाल करते हुए बताया था, क्योंकि अगर वो दोबारा ऐसा बोलेगा तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए वो अर्थक्वेक वाला झूठ पकड़े रहता है। ये परफेक्ट है क्योंकि कोई इसे तुरंत गलत साबित नहीं कर सकता। वो क्लास के आगे की तरफ दौड़ता है और जैसे ही लिन शिया की बेंच के पास से निकलता है, वो तेजी से उनकी परफ्यूम बॉटल उठा लेता है। दोनों लड़कियां उसको ऐसे देखती हैं जैसे वो कोई चोरी करते पकड़ा गया हो, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। दौड़ते हुए कियाओहे पीछे मुड़कर कहता है कि मेन एग्जिट बहुत दूर है और वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। वो सबको आग्रह करता है कि विंडो से कूद जाओ, यही उनका एकमात्र चांस है बचने का। कुछ स्टूडेंट्स उसकी बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंग तरीके से कुछ लोग सीरियसली उसे मानकर विंडो की ओर भागते हैं। कियाओहे उन्हें मोटिवेट करता है, कहता है कि ये सिर्फ सेकंड फ्लोर है, कुछ नहीं होगा, वरना अगर ये ऊंचाई ज्यादा होती तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता और पूरी क्लास उसे पागल समझ लेती। पीछे एक चिल स्टूडेंट अभी भी अपनी बेंच पर ऐसे बैठा हुआ है जैसे बीच रिसोर्ट में धूप सेंक रहा हो। वो आराम से सिगरेट और मैचस्टिक निकालता है और मजाक में कहता है कि जितना कियाओहे अर्थक्वेक की बात चिल्ला रहा है, उतना फ्लोर्स को हिलता महसूस हो रहा है, लेकिन खुद एक इंच भी नहीं हिलता। कियाओहे उसे देखकर फटाफट उसके हाथ से मैचस्टिक छीन लेता है, क्योंकि उसे जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को बाहर भेजना है उतना अच्छा। वो लड़का हैरान होकर पूछता है कि क्या कोई डीमन उसके पीछे लगा है, पर कियाओहे उसे इग्नोर करके वापस क्लास के आगे दौड़ता रहता है, क्योंकि हर सेकंड की कीमत है। अब सिर्फ 23 सेकंड बचे हैं डीमन के आने में और क्लास में धीरे धीरे केओस फैल रहा है। कियाओहे आगे पहुंच चुका है, जबकि स्टूडेंट्स अब भी कंफ्यूज्ड खड़े हैं कि कूदना है या नहीं। इधर टायंशन भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह लिन शिया को देखती है और पूछती है कि क्या सच में अर्थक्वेक आया है। लिन बेकार की चर्चा में टाइम नहीं गवाती, वो बस कहती है कि भागो, जान प्यारी है। ये देखकर कियाओहे को थोड़ा राहत मिलती है कि और बच्चे उठकर विंडो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो जानता है कि अभी भी टाइम बहुत कम है और सबको निकलने में मुश्किल होगी। 20 सेकंड बचे हैं और वो नोटिस करता है कि कुछ स्टूडेंट्स अब भी आराम से बैठे हुए हैं।
एक लड़का वो स्टूडेंट्स को कूदता देख हंसता है और मॉक करके कहता है कि वो सब बेवकूफ है जो अर्थक्वेक की बात मान रहे हैं। वो आराम से बैठा रहता है और कहता है कि उसे ये सब बकवास नहीं लगती। एक लड़की तो इतनी शांति से सो रही है जैसे दुनिया खत्म हो रही हो, लेकिन उसे सपने में भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर कियाओहे की बेचैनी बढ़ जाती है। डीमन अब आने ही वाला है और उसके पास लोगों को ट्रिक करने का टाइम खत्म हो रहा है। घबराहट में कियाओहे सबको जोर से चिल्लाकर कहता है कि भागो, जल्दी भागो। वो हाथ हिलाते हुए उन्हें ऐसे मोटिवेट करता है जैसे कोई कोच फाइनल मैच में टीम को पंप कर रहा हो। कुछ छात्र विंडो से कूदना शुरू करते हैं और इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। कम से कम कुछ ने रिएक्ट किया, पटेटोज की तरह बेंच पर बैठे रहने की बजाय। लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है क्योंकि डीमन कभी भी पार्टी क्रैश कर सकता है। इसी बीच वो सिगरेट वाला लड़का भी अचानक उठकर चिल्लाने लगता है कि सब लोग एक एक करके कूद जाएं। डर इंसान को कैसे साइंटिस्ट बना देता है, इसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट कूदने से पहले विंडो से बाहर देखता है। आकाश में वही लाल गेट बन रहा होता है, डरावनी लाल चमक के साथ। पूरा क्लासरूम जम जाता है, हवा भारी हो जाती है और मुश्किल का माहौल और गहरा। सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं और कंफ्यूजन अब पैनिक में बदल चुका है। ये देखकर कियाओहे तुरंत अपना फोन क्लासरूम स्पीकर से कनेक्ट करता है और एक रैंडम सॉन्ग फुल वॉल्यूम में ब्लास्ट कर देता है। तेज बीट्स पूरे कमरे में गूंजती है और सबसे बहादुर बच्चे भी डर के मारे उछल पड़ते हैं और दौड़ते हुए विंडो की तरफ भागते हैं। सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं। कियाओहे अपनी सांसें स्थिर करता है। यही उसकी आखिरी कोशिश है, आखिरी मौका अपनी किस्मत बदलने का। वो एक माचिस की तीली जलाता है और अपने सारे पुराने फेल अटेम्प्ट्स, हर दर्दनाक मौत और हर बार हुए ह्यूमिलिएशन को याद करता है। पता नहीं कितनी बार मरने और उठने के बाद आखिरकार उसे डीमन का पूरा पैटर्न समझ आ गया है। 4 सेकंड बाकी है और हॉलवे में डीमन के भारी कदमों की गूंज डर को हड्डियों तक पहुंचा देती है। कियाओहे जली हुई तीली को लिन शिया की परफ्यूम बॉटल में फेंक देता है, जिससे अंदर एक छोटा सा फायरी बर्स्ट बनता है। जैसे ही डीमन क्लासरूम में घुसता है और रोल कॉल शुरू करने के लिए अपना मुंह खोलता है, कियाओहे को एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। वो सिर्फ आवाज के जरिए ही अटैक कर सकता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना कियाओहे जलती हुई परफ्यूम बॉटल को डीमन के मुंह की तरफ जोर से फेंकता है और सीधा अंदर। भाई की एम इतनी परफेक्ट थी कि काउंटर स्ट्राइक वाले प्रोज भी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाए। कमरे में तेज म्यूजिक ब्लास्ट हो रहा है और कियाओहे हल्की सी स्मर्क के साथ समझ जाता है कि इस बार उसके पास परफेक्ट काउंटर है। डीमन का अटैक साउंड बेस्ड है और म्यूजिक प्लस फायर कॉम्बो उसका म्यूटेड माइक स्ट्रैटेजी है। बॉटल डीमन के मुंह के अंदर फटती है, उसका चेहरा आग पकड़ लेता है और उसके गले से दबा हुआ भयानक सा चीख निकलता है। ये देखते ही लिन शिया और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स कुछ सेकंड के लिए शॉक में जम जाते हैं, फिर एक एक करके विंडो से कूदना शुरू कर देते हैं। लेकिन कियाओहे भागता नहीं, वो उल्टा क्लासरूम गेट तक दौड़ता है, उसे लॉक करता है और फिर अपना पूरा शरीर दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि डीमन की जानलेवा आवाज किसी तरह बाहर ना आए। वो स्पीकर की वॉल्यूम को फुल पर सेट कर देता है, डिटरमेंट की चाहे जो हो जाए इस बार वो सबको बचाकर ही मानेगा। जैसे ही आखिरी स्टूडेंट विंडो से कूदता है, कियाओहे की सांसों में हल्की राहत लौटती है। शायद इस बार वो सच में जीत गया है। लेकिन तभी उसकी नजर धुंधली होने लगती है, आईलिड्स भारी होने लगती है, चक्कर ऐसा कि जैसे ट्रक ने ठोक दिया हो। उसे समझ आता है कि उसका दिमाग अब और स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके स्पिरिट पॉइंट्स लगभग खत्म हो चुके हैं। डीमन दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है, हर बार दीवारों को हिलाता हुआ। कियाओहे लड़खड़ाते हुए विंडो की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके कदम धीमे होते जाते हैं। सिर्फ एक स्पिरिट पॉइंट बचा है और रिग्रेट उसके सीने में भरने लगता है। वो सोचता है कि काश उसने हीरो बनने में टाइम बर्बाद करने की बजाय खुद को बचाने पर ध्यान दिया होता तो शायद जिंदा रह सकता था। उसके हाथ कांपते हैं, आंखें बंद होने लगती हैं और गिरते हुए वो मन ही मन एक खामोश ख्वाहिश करता है, अगर कभी फिर मौका मिला तो वो ऐसा तरीका ढूंढेगा जिससे सबको और खुद को भी बचा सके। उसी पल एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। उसे पकड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि लिन शिया है, क्लास की काम क्वीन, जो बिल्कुल प्रो लाइफगार्ड की तरह उसे खींचकर ऊपर उठाती है।
वो उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे सहारा देती है और दोनों लड़खड़ाते हुए विंडो की तरफ बढ़ते हैं। कियाओहे तो इतना चक्कर खा रहा है कि ड्रंक ज़ॉम्बी जैसा चल रहा है, लेकिन किसी तरह दोनों विंडो से कूदकर सुरक्षित जमीन पर उतर जाते हैं। एक पल के लिए कियाओहे सच में मुस्कुराता है। फाइनली, आज नहीं मरने वाला। वो गहरी सांस लेता है, खुश कि उसने आखिर सबको बचा लिया। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही वो लिन शिया को देखता है, उसे समझ आता है कुछ गड़बड़ है। वो आसमान की तरफ टकटकी लगाए खड़ी है, चेहरे पर डर की सफेद छाया। कियाओहे जब उसकी नजरें फॉलो करता है, वो वही जम जाता है। आसमान में बना लाल गेट धीरे धीरे, खतरनाक तरीके से और बड़ा हो रहा है। हवा कांप रही है और उस गेट से अजीब, भयानक साए बाहर रेंग रहे हैं। उसका दिल एकदम बैठ जाता है। गेट अब पूरी तरह खुल चुका है। कुछ ही पलों में दर्जनों मॉन्स्टर्स आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, जैसे कोई नाइटमेयर टूटकर हकीकत में बह रहा हो। लिन शिया की तरह बाकी स्टूडेंट्स भी शौक में खड़े रहते हैं, पील पड़े चेहरे, कोई शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी। और वही कियाओहे भी खड़ा रह जाता है, पूरी तरह टूटा हुआ। उसके सामने दानवों की भीड़ उमड़ रही है और पहली बार उसे एहसास होता है कि ये अब वाकई खत्म है। उम्मीद बिखरती हुई महसूस होती है, जैसे किसी ने उसकी आखिरी ताकत भी छीन ली हो। जैसे ही कियाओहे की तरह बाकी स्टूडेंट्स भी आसमान की ओर देखते हैं, सबके चेहरे पर दहशत जम जाती है। वो गेट अब पूरी तरह खुल चुका है। डीमंस ऐसे बाहर गिर रहे हैं जैसे नाइटमेयर्स पर कोई मेगा सेल चल रही हो। और डर इतनी तेजी से फैलता है जैसे स्कूल में टीचर्स के अफेयर वाली रूमर। यहां तक कि ली, जो हमेशा खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, समझ जाता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं, वो सब नॉर्मल और अनअवेकन्ड है। और अंदर ही अंदर वो सोचना शुरू कर देता है कि अब तो सबकी लास्ट है। लेकिन डीमंस हमला करने से पहले ही अचानक जमीन से एक अजीब सा ग्लोइंग बैरियर ऊपर उठता है, जो सारे स्टूडेंट्स को एक प्रोटेक्टिव बबल की तरह घेर लेता है। सोचते हुए कि हंटर एसोसिएशन आखिरकार आ गई, एक डीमन गुस्से में बैरियर पर अपनी वेपन से हमला करता है, लेकिन वो उसी पल फोर्स से पीछे फेंक दिया जाता है। इससे सबको समझ आ जाता है कि शील्ड कितना पावरफुल है। जिस वुमन ने ये बैरियर कंट्रोल कर रखा है, उसका नाम बिएलिंग है। वो नेशनल हंटर्स एसोसिएशन की टॉप टियर हंटर है और स्ट्रॉन्गेस्ट लोकल स्क्वाड की वाइस कैप्टन भी। बिएलिंग सबको आवाज देकर शांत रहने और बैरियर के अंदर ही रुकने के लिए बोलती है। वो बताती है कि कैप्टन रास्ते में है और सबको जल्द ही बचा लिया जाएगा। ये सुनकर ली थोड़ा रिलैक्स होता है और अपने स्पिरिट पॉइंट्स चेक करता है। जैसे ही वो देखता है कि उसके पॉइंट्स एक से बढ़कर सीधे 12 हो गए हैं, उसके चेहरे पर हल्की सी राहत वाली स्माइल आ जाती है। शायद वो इस बार सच में बच सकता है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत सामने आती है। बैरियर छोटा है और अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ठूंस दिए गए हैं। इसी भीड़ में कोई गलती से टायंशन को धक्का मार देता है और वो बैरियर के बाहर गिर जाती है। सबकी सांसें रुक जाती है। ली घबराते हुए चिल्लाता है कि टायंशन बैरियर के बाहर गिर गई है। उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन शिया भी पैनिक हो जाती है और देखते ही देखते पूरा ग्रुप दहशत में चिल्लाने लगता है कि अब क्या करें। सबको पता है कि बैरियर के बाहर जाना मतलब सीधा मौत को इनवाइट करना। एक स्टूडेंट गुस्से में बीए लिंग से पूछता है कि हंटर्स अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। बीए लिंग भी परेशान हो जाती है। वो जानती है कि अगर वो मदद करने जाती है तो बैरियर टूट सकता है। दांत भींचते हुए वो कहती है कि शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और अभी अगर उन्होंने कोई हरकत की तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उधर बाहर गिरी टायंशन को एक डीमन देख लेता है। वो बेचारी हेल्प के लिए रो रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा अपना रिजल्ट ऑनलाइन देखकर टूट जाता है। डीमन उसे घूरता है और उसकी तरफ तेजी से भागना शुरू कर देता है। टायंशन भी डर से जड़ हो जाती है। उसे समझ आता है कि अब शायद उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं। डीमन जैसे ही उस पर झपटता है, ली के ब्रेन में फुल पैनिक मोड चालू हो जाता है। वो तुरंत अपना डिड्यूस द फ्यूचर स्किल एक्टिवेट करता है। उसे अंदर जमीन पर पड़ा एक वेपन दिखता है और वो बिना एक सेकंड भी खोए उसे उठाता है और बैरियर से बाहर कूद जाता है। जमीन पर उतरते ही ली वो वेपन डीमन की आंख पर फेंक मारता है और सरप्राइजिंगली वो काम भी कर जाता है, क्योंकि डीमन वुड टाइप है। ली की सारी टेंशन थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। अब उसे उम्मीद मिलती है कि टायंशन को सच में बचाया जा सकता है।
स्किल खत्म होते ही उसके स्पिरिट पॉइंट्स वापस सिर्फ एक रह जाते हैं। लेकिन अब उसे डीमन की कमजोरी पता है और वही उसे हिम्मत देती है। डीमन फिर से टायंशन को पकड़ने के लिए झपटता है और ली पूरी ताकत से भागते हुए चिल्लाता है। वही बीए लिंग बार बार स्टूडेंट्स को वार्न करती रहती है कि बैरियर अब नहीं टिक पाएगा। स्टूडेंट्स के दिलों में डर फैलने लगता है। बैरियर हटते ही उन सबकी बारी आने वाली है। और तभी अचानक कुछ बेहद अजीब होता है। आसमान पल भर में पूरी तरह काला हो जाता है और ऊपर से आइसी पार्टिकल्स गिरने लगते हैं। स्टूडेंट्स हैरान होकर सोचते हैं कि शायद बारिश शुरू होने वाली है। लेकिन अगले ही सेकंड उन्हें समझ आता है कि ये बारिश नहीं, नुकीले आइस वेपन्स है। एक बड़ा आइसी स्पीयर सीधा उस डीमन की टांग पर गिरता है जो टायंशन को पकड़ रहा था और वो वही फ्रीज हो जाता है। कुछ ही क्षणों में आइस उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और डीमन के साथ साथ टायंशन भी एक मैसिव आइस ब्लॉक में कैद हो जाती है। ली वही खड़ा शौक में उस जमी हुई आकृति को घूरता रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि क्या टायंशन अभी भी जिंदा है या नहीं। कुछ देर बाद इन्फिनिट आइस फॉर्मेशन खत्म होती है और स्टूडेंट्स धीरे धीरे बैरियर से बाहर निकलते हैं। सबके चेहरे ऐसे खिल जाते हैं जैसे बिना पढ़े एग्जाम पास हो गया हो। बैरियर भी गायब हो जाता है क्योंकि बेचारी बीए लिंग पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। उसी वक्त हंटर एसोसिएशन का कैप्टन पहुंचता है, बिल्कुल किसी एक्शन मूवी के हीरो की एंट्री की तरह। वो ब्रांच को रिपोर्ट करता है कि कॉलेज टाउन का डीमन अटैक सक्सेसफुली हैंडल कर लिया गया है और अब सब कुछ कंट्रोल में है। जैसे ही बीए लिंग और कैप्टन की बात सुनाई देती है कि खतरा टल चुका है, सारे स्टूडेंट्स जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। सबको लग रहा होता है कि हंटर्स आ गए, डीमंस खत्म हो गए और अब खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन इस पूरे सेलिब्रेटिंग माहौल के बीच ली बिल्कुल अलग खड़ा रहता है। उसके हाथ गुस्से में कसकर भींचे हुए, आंखें ठंडी और चेहरा पूरा सख्त। बाकी सब खुश हो रहे हैं पर वो एकदम हैप्पी एंडिंग वाइब्स से बाहर अंदर ही अंदर खौल रहा होता है। उधर कैप्टन स्टूडेंट से हंसते हुए बात कर रहा होता है, उन्हें भरोसा दिला रहा होता है कि सब सेफ है, मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। लेकिन ली उसकी ये बातों से और चिढ़ जाता है। कैप्टन एक और वाक्य बोल पाए उससे पहले ली तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़ता है और सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। कैप्टन लड़खड़ाकर पीछे हट जाता है, शॉक्ड। उसके समझने से पहले ली उसके टाई को पकड़ लेता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या उसने बैरियर के बाहर किसी को नहीं देखा था। सारे स्टूडेंट्स की आवाजें अचानक बंद हो जाती है। सबकी नजरें धीरे धीरे मुड़कर टायंशन की फ्रोजन बॉडी पर टेक जाती है। वो अभी भी उस डीमन के मुंह के अंदर आइस ब्लॉक में फंसी हुई है। ये देखकर स्टूडेंट्स का चेहरा उतर जाता है। सबको एक ही बात समझ आती है, कैप्टन ने जब सारे डीमंस को फ्रीज किया था, उसी के साथ टायंशन भी फ्रीज हो गई और शायद उसकी मौत उसी पल हो गई होगी। कैप्टन अपनी चोटिल चीख पकड़ते हुए चुपचाप अपना स्कैनर एक्टिवेट करता है और ली की इंफॉर्मेशन चेक करता है। स्क्रीन पर डिटेल्स चमकती हैं। नाम ली कियाओ है, उम्र 23, रैंक एफ टियर, जो हंटर्स की दुनिया का सबसे निचला स्तर है। एबिलिटी स्पेशल स्टोरेज, जिसमें वो 0.05 पाउंड से हल्की चीजें स्टोर कर सकता है। प्रैक्टिकली लड़ाई में बेकार। रिकॉर्ड्स नो कॉम्बैट पावर, नो मिशंस, कोई अचीवमेंट्स नहीं। साथ ही मेंशन ऑर्फन स्टूडेंट, सब्सिडीज पर जीने वाला, किसी भी हंटर एसोसिएशन से जुड़ा नहीं। कैप्टन अभी ये डेटा पढ़ ही रहा होता है कि ली उसका टाई ऐसे खींचता है जैसे WWE का नेक्स्ट मेन इवेंट वहीं पर होने वाला है। गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो क्लियरली उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाई जी ने बिना सोचे समझे अपना फ्लैशी अटैक कर दिया। वो कहता है कि वो टायंशन को ऑलमोस्ट बचा चुका था, पर कैप्टन ने उसे मौका ही नहीं दिया। नियर बाय खड़े स्टूडेंट्स एकदम चुप, सारे ड्रामा को बिना ब्लिंक किए देख रहे होते हैं। लेकिन बाई जी भी किसी दबने वालों में से नहीं। वो ठंडी नजर से ली को घूरता है और पूछता है कि तुम खुद को समझते क्या हो। वो कहता है कि ली बड़ी बड़ी बातें करता है, जबकि शायद उसने जिंदगी में एक मच्छर तक नहीं मारा होगा। फिर बाई जी उससे पूछता है, क्या वो सच में उम्मीद कर रहा था कि वो एक आधेमरे इंसान को बचाने के लिए पूरा डीमन आर्मी खुला छोड़ देता? वो साफ बताता है कि अगर उसने अटैक ना किया होता तो बैरियर गिरते ही सारे डीमन स्टूडेंट्स पर टूट पड़ते। बात खत्म होते ही बाई जी अपनी आइस एबिलिटी एक्टिवेट करता है
और ली की टांगों को जमीन से जिए जगह फ्रीज कर देता है ताकि वो हिल भी न पाए। फिर वो ठंडी आवाज में पूछता है, कौन बेहतर है, एक को बचाना या हजारों को? क्या ली जैसी बेसिक मैथ्स भी नहीं कर पाता? ली का गुस्सा फट पड़ता है। वो पूछता है, अगर ये सवाल ही मल्टीपल चॉइस नहीं हो, अगर मैं दोनों को बचा सकता था तो? बाई जी का चेहरा और सख्त हो जाता है, लेकिन शांत रहता है। वो कहता है कि ली अभी भी नहीं समझता, सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी सैक्रिफाइसेस करने पर मजबूर होते हैं। वो ली की टांगे फ्री करता है और बिना पीछे देखे मुड़ जाता है। बाई जी जाते जाते बीए लिंग को ऑर्डर्स देता है कि बाकी स्क्वाड को बुलाए। डीमन गेट अभी भी खुला है और उसे बंद करना अर्जेंट है। बीए लिंग आखिरी बार ली की ओर देखती है, फिर कैप्टन के पीछे निकल जाती है। कुछ घंटे बाद सभी सर्वाइविंग स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे होते हैं। हर कोई कियाओहे की तारीफ कर रहा होता है, कहते हुए कि आज वो है इसलिए सारे लोग जिंदा बचे। कोई मजाक करता है कि क्लास का एमवीपी तो ली ही है। दूसरा हंसते हुए कहता है कि अगर ग्रेड्स का लेडर बोर्ड होता तो ली तो टॉप पर बैठा होता और बाकी लोग सेकंड प्लेस के लिए लड़ रहे होते। लेकिन माहौल अचानक बदल जाता है जब एक लड़की कैप्टन बाई जी की बात निकालती है कि उसने कितनी कोल्ड हार्टेड तरीके से टायंशन को डीमन के साथ फ्रीज कर दिया। एक लड़का भी सहमत होता है, बोलता है कि अगर टायंशन उस वक्त ना जमती तो शायद आज उनके साथ होती। ये सुनकर ली अचानक गुस्से में आ जाता है। वो सबको रोकते हुए कहता है कि कैप्टन को ब्लेम मत करो। वो मानता है कि उसने गुस्से में रिएक्ट किया था, लेकिन अब मानता है कि बाई जी गलत नहीं था। वो कहता है कि कैप्टन ने सबकी जान बचाई, वो असली हीरो है। लेकिन फिर ली की नजर झुक जाती है, जैसे कुछ याद आ गया हो। टायंशन की वो चिंता भरी आवाज, जब उसने पूछा था कि कियाओहे ठीक है या नहीं। धीरे धीरे वो बुदबुदाता है कि उसे सैक्रिफाइसेस में भरोसा नहीं। वो कहता है कि सैक्रिफाइसेस असली वजह नहीं होते। असली वजह यह होती है कि इंसान इतना स्ट्रांग नहीं होता कि दोनों काम कर सके। आखिर में ली धीरे धीरे कहता है कि अगली बार वो हर चॉइस अपने हाथ में चाहता है, इसलिए वो सिर्फ हंटर नहीं बनेगा, वो टॉप टियर हंटर बनेगा। ऐसा हंटर जो कैप्टन बाई जी से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। सीन एक हफ्ते बाद पर शिफ्ट होता है। श्याओहे अपने सोफे पर लटका पड़ा है, बिल्कुल उसी वाइब में जैसे कोई बेरोजगार बंदा जिसे लाइफ में फिलहाल कोई कामधाम करने का मन ही नहीं है। वो टीवी देख रहा होता है और तभी न्यूज रिपोर्टर की आवाज माहौल को एकदम डार्क मोड में ले जाती है। रिपोर्टर बताता है कि कई साल पहले शहर के बाहर वाले कॉलेज टाउन में लगातार स्टूडेंट्स सुइसाइड हुए थे और लोग धीरे धीरे इस दर्दनाक चीज के इतने आदी हो गए थे कि शिकायत भी बंद हो गई थी। उस समय बुलिंग स्कूलों में पूरी तरह अनकंट्रोल हो चुकी थी। बच्चे या तो खुद इस टॉर्चर से गुजरते थे या रोज अपनी आंखों के सामने इसे होते देखते थे। रिपोर्टर समझाता है कि अजीब बात यह थी कि पुलिस और स्कूल प्रबंधन को पीड़ितों की तरफ से लगभग कोई शिकायत नहीं मिलती थी। इस चुप्पी ने बुलीज का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था और उनकी हरकतें दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक हो रही थी। एक केस में एक बच्चा कई टीचर से मदद मांगता रहा था। एक टीचर ने तो ठंडे दिमाग से उसी बच्चे को दोषी ठहरा दिया। पूछा कि क्लास में बाकी बच्चों के बजाय उसे ही क्यों बुली किया जा रहा है। दूसरे टीचर ने कहा कि जरूर उस बच्चे ने कुछ गलत किया होगा, तभी वो टारगेट बना। बच्चा जब प्रिंसिपल के पास गया तो वहां भी उसे वही बेरुखापन मिला। प्रिंसिपल ने कहा कि उनका काम सिर्फ एकेडमिक्स देखना है और अगर उसे जस्टिस चाहिए तो वो खुद पुलिस पर कानूनी कार्रवाई करे। उसी सांस में प्रिंसिपल ये भी बोल गया कि मुख्य बदमाश का बाप मेयर है और पीड़ित लड़के का बाप तो कोई खास ही नहीं, इसलिए पुलिस भी केस को हाथ नहीं लगाएगी। रिपोर्टर आगे बताता है कि उन दिनों जिन बच्चों पर जुल्म होता था वो सिर्फ अपने टीचर्स के पास ही जाते थे, लेकिन वहां भी उन्हें मदद नहीं मिलती। उल्टा कुछ टीचर्स ने तो हालात और बिगाड़ दिए। वे विक्टिम्स को ही गलत ठहराते थे, बोलते थे कि बस चुपचाप मार खा लो और दूसरे लोगों को परेशान मत करो। इतनी बेरहम सोच ने धीरे धीरे बच्चों को भीतर तक तोड़ दिया और नतीजा ये हुआ कि कई घायल छात्रों ने आत्महत्या कर ली। बाद में जब ये घटनाएं बढ़ गई तो बिन्हाई सिटी के हंटर एसोसिएशन ब्रांच ने रिपोर्ट जारी की कि शायद उन छात्रों की आत्माओं और डेमंस के बीच कोई कनेक्शन है। रिपोर्टर कहता है कि मरने से पहले जिन आखिरी लोगों को छात्रों ने देखा वे थे उनके वही बेपरवाह टीचर। मानो किसी हॉरर मूवी की तरह उन छात्रों की पीड़ा, गुस्सा और निराशा ने एक भयानक रूप ले लिया
और जन्म हुआ एक डरावने डेमन का, जो एक टीचर जैसा दिखता था, एकदम असली नाइटमेयर क्लास टीचर। रिपोर्टर बताता है कि ये डेमन टीचर सबसे पहला था और कुछ ही देर में वही प्राणी पास के 3 यूनिवर्सिटीज की 342 क्लासरूम्स में नजर आया। मिनटों में वो पूरी तरह पागलपन में उतर गया, छात्रों को मारता गया और साथ ही एक सीटियर गेट भी खोल दिया, जिसके जरिए एक और डायमेंशन से और डेमन क्लासरूम्स में घुस आए। उस शहर में डिटेंशन सच में खतरनाक हो चुका था। न्यूज खत्म होते ही शियाओ हे बस टीवी को घूरता रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सीटियर डीमंस सच में दिखाई दिए थे और समवेयर इनसाइड उसे ये सब उसकी अपनी बोरिंग लाइफ से ज्यादा थ्रिलिंग लगता है। वो फोन उठाता है, याद करते हुए कि स्कूल ने उन्हें पूरे हफ्ते की छुट्टी दी है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। क्लास के ग्रुप चैट को स्क्रॉल करते हुए उसे एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा है कि शियाओहे असल में हीरो है जिसने सबको बचाया। किसी ने लिखा कि उसे शुरुआत से ही अंदाजा था कि डेमन आएंगे और उसने ठीक उसी वक्त एक्शन लिया जब डीमन टीचर उनके क्लासरूम की तरफ बढ़ रहा था। शियाओहे मैसेज को चुपचाप देखता है, सोचता है कि क्या वो सच में हीरो है या फिर बस लकी, थैंक्स टू उसके अजीब से स्किल डिड्यूस द फ्यूचर। तभी हंटर एसोसिएशन का नोटिफिकेशन पॉप होता है कि उसका मंथली अलाउंस भेज दिया गया है। वो अपना पर्सनल एट्रीब्यूट पैनल खोलता है। वो आज भी अनअवेकन ही है। टेक्निकली उसे एफ-टियर अवेकन दिखाया जाता है, पर वो जानता है कि पूरा टाइटल फेक है, क्योंकि उसने उसे हासिल करने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ किया था। वो अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोलता है और गले में पड़े नेकलेस की तरफ देखता है। उसकी माँ 10 साल पहले गायब हो चुकी थी और तब से ये नेकलेस ही उसकी एकमात्र सहारा रहा है। उसी की वजह से वो खुद को एफ-टियर अवेकन दिखाकर जी पा रहा है। सच में जिंदगी ने उसे सर्वाइवल का पूरा साइड क्वेस्ट दे रखा है। असल में वो एक रियल हंटर बन ही नहीं सकता था, इसलिए बस थोड़ी सी चालाकी करके उस छोटे से अलाउंस को पाने का तरीका निकाला। उसका मैजिकल नेकलेस 21 ग्राम तक के छोटे मोटे आइटम स्टोर कर सकता है और सुनने में कूल लगता है, पर असल में ये 500 MB वाले स्टोरेज की तरह है। काम चलता है पर मजाक ही है। रियल अवेकन लोगों के मुकाबले ये सो बैड है कि इसी वजह से उसे हंटर्स एसोसिएशन में लोएस्ट एफ-टियर की रेटिंग मिली हुई है। फिर भी वो थैंकफुल है कि स्कैनर अब तक उसके नेकलेस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। चीटिंग करके पैसा कमाने का ये तरीका सच में कमाल का है। फिर वो एक पुरानी फोटो निकालता है। उसकी माँ के गायब होने के बाद यही एक चीज है जो उसके पास बची है। फोटो फटी हुई है और माँ का चेहरा उस हिस्से से गायब है, लेकिन फिर भी वो उसे घूरता रहता है, यादों को पकड़ने की कोशिश करता हुआ। अजीब बात यह है कि उसे अपने बचपन की हर याद साफ साफ याद है। उनके छोटे से परिवार की गर्माहट भी याद है, लेकिन अपनी माँ का चेहरा वो किसी भी हालत में याद नहीं कर पाता। सीन एक नई दिशा लेता है। शव फोटो को हाथ में पकड़े हुए ठीक उसी पल एक और अजीब बात महसूस करता है। उसे उस रात की कोई याद नहीं जब उसकी मां गायब हुई थी। बस इतना याद है कि जब वो अगले दिन जागा था, उसका स्पिरिट स्टैट अचानक असामान्य रूप से ज्यादा हो चुका था। लोग कहते हैं कि जब इंसान किसी बेहद भारी इमोशनल शॉक से गुजरता है तो उसका स्पिरिट बढ़ सकता है, और उसकी कहानी उस बात से काफी मेल भी खाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक हफ्ते पहले डेमन वाली घटना के बाद जब उसने सिर्फ एक रात आराम किया तो उसका स्पिरिट न सिर्फ पूरी तरह रिकवर हुआ, बल्कि एक पॉइंट और बढ़कर 157 से 158 हो गया। अब वो सोचता है कि आखिर ये डिडक्शन सिस्टम अचानक आया कैसे। ये अवेकनिंग से भी जुड़ा नहीं लगता, क्योंकि तकनीकी तौर पर वो अभी भी अनही है। श्याओ जानता है कि दुनिया में कई अवेकन लोग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही इतने ताकतवर हैं कि डेमन से लड़ सके। पूरे हफ्ते वो बस इसी गहरी सोच में डूबा रहा कि आखिर उसे अपने आप को किस तरह का हंटर बनाना है और किस रास्ते पर चलना चाहिए। सोफे पर बैठे बैठे वो खाली दीवार की तरफ घूर रहा होता है, बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसने फ्रिज खोला और भूल गया कि लेना क्या था। तभी उसे समझ आता है कि उसने आखिर फैसला कर लिया है। वो हंटर एसोसिएशन में अप्लाई करेगा। वो हीरो बनने नहीं जा रहा, नहीं शो ऑफ करने। उसका सिंपल सा थॉट है, बस धीरे धीरे लड़ाइयां करके अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ को लेवल अप करना है। फेम नहीं चाहिए, मुझे एक्सपी चाहिए। उसे लगता है कि अगर वो सच में ज्यादा स्ट्रांग बन पाए तो अगली बार वो उन लोगों को सच में बचा भी सकेगा जिन्हें वो खोना नहीं चाहता। साथ ही हंटर एसोसिएशन के पास एकदम टॉप सीक्रेट जानकारी होती है, और जितना ऊंचा रैंक
उतनी ही ज्यादा चीजें आपको एक्सेस मिलती है। अपनी माँ की फोटो देखते हुए उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती है। शायद एक दिन उसी ताकत और उसी नॉलेज की मदद से वो अपनी माँ को ढूंढ पाए। अगले दिन श्याओ बिन्हाई सिटी के हंटर एसोसिएशन ब्रांच पहुंचता है ताकि हंटर बनने के लिए औपचारिक आवेदन कर सके। लेकिन रिसेप्शनिस्ट पोलाइटली उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देती है। वो समझाती है कि एसोसिएशन आमतौर पर बीटीआर से नीचे के अवेकेंड को रेयरली एक्सेप्ट करती है, क्योंकि डीमन हंटिंग बच्चों का वीडियो गेम नहीं है। असल खतरा बहुत बड़ा है। ये सुनकर शियाओहे शांत रहता है, बल्कि हल्की सी मुस्कान भी देता है। अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसका मकसद सिर्फ हंटर बनना नहीं है। उसका असली इरादा है पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर बनना। उसकी आंखों में एक गंभीर चमक आती है और वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो आज यहां सिर्फ अप्लाई करने नहीं आया है, वो एक और चीज के लिए आया है। रिसेप्शनिस्ट कुछ पूछ पाती उससे पहले ही शियाओहे तेजी से अपना स्किल सक्रिय करता है, डिड्यूस द फ्यूचर। जैसे ही शियाओहे अपना स्किल सक्रिय करता है, उसकी आंखों के सामने एक चमकदार पॉपअप उभर आता है, डिडक्शन काउंटडाउन 10 मिनट्स। वो वैसे ही मुस्कुराता है जैसे कोई गेमर अपने गेम की सबसे कठिन मिशन फतह कर ले। फिर एकदम रियलिटी में लौटकर वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखता है, जबकि उसका डिडक्शन स्किल चालू ही रहता है। वो कॉन्फिडेंटली कह देता है कि वो हंटर एसोसिएशन आया है ताकि अपनी एबिलिटी टियर की दोबारा जांच करवा सके। लेकिन अंदर से उसकी हालत उस स्टूडेंट जैसी है जो फाइनल्स में बिना पढ़े बैठा हो, पूरा पसीना पसीना। शियाओहे जानता है कि डिडक्शन सिस्टम किसी भी मशीन से ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए पकड़े जाने का जीरो रिस्क है। रिसेप्शनिस्ट मिस फीफई सिर हिलाकर कहती है कि हाँ, वो उसकी एबिलिटी का रीवैल्यूएशन करा सकती है। लेकिन शियाओहे को पहले से पता है कि उसे असल में कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं। अगर वो अगले 10 मिनट में होने वाली चीजों को डिड्यूस कर ले और उसके बाद सीधे मिस फीफई से रिजल्ट सुन ले, तो बिना इवैल्यूएशन के ही असली सच मिल जाएगा। आसान प्लान, कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, मिस फीफई उसे वार्न करती है कि कोई चमत्कार की उम्मीद ना रखे, क्योंकि अवेकेंड लोगों की एबिलिटीज रेयरली बदलती है। शियाओहे हल्की सी मुस्कान देता है, मन ही मन कैलकुलेशन करता हुआ कि डिडक्शन स्किल को किस तरह ज्यादा एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। उसके स्पिरिट पॉइंट्स पूरी तरह रिकवर होकर 158 पर है, तो गड़बड़ हो भी गई तो दोबारा कोशिश कर सकता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा जम जाता है। सामने से आ रहे होते हैं कैप्टन बाइगे और उनकी टीम। बाइगे हेडसेट पहने मिशन डिटेल्स बताते हुए चल रहे होते हैं। वो रिपोर्ट करता है कि नई मिशन डी टियर है और उसकी टीम सिर्फ 30 सेकंड में साइट पर पहुंचने वाली है। शियाओहे अंदर से हिल चुका है, जबकि बाकी हंटर्स और विजिटर्स तो लिटरली पागल हो जाते हैं। हर कोई चिल्लाकर कह रहा है कि कैप्टन बाइगे उनका आइडल है, सबसे स्ट्रॉन्ग और कूलेस्ट हंटर। शियाओहे बस शांत खड़ा रहता है, समझते हुए कि ये आदमी कितनी तेजी से एक के बाद एक मिशंस पर निकल जाता है और क्यों देश भर में इतना एडमायर्ड है। दोनों जब एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, बाइगे उसे एक तेज बर्फ की तरह ठंडी नजर से देखता है। शियाओहे को वो फीलिंग साफ महसूस होती है, जैसे उसे कोई एक्सरे से देख रहा हो। वो घबरा जाता है, सोचता हुआ मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी रीढ़ तक ठंड उतर आती है। उसे उम्मीद है कि बाइगे कॉलेज टाउन वाली बात फिर से शुरू नहीं करेगा। लेकिन तभी बाइगे उसके कान के पास से गुजरते हुए हल्की हंसी के साथ उसे रुकी और नूब बोल जाता है, भाई। शियाओहे का ईगो वहीं स्पॉट पर चोट खा जाता है। वो लगभग उसी वक्त पलटकर लपकने ही वाला था कि मिस फीफई उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है, रिमाइंडिंग हिम कि कैप्टन बाइगे चाहें तो एक उंगली से उसे हवा में उड़ा दे। शियाओहे नाटकीय अंदाज में सांस छोड़ता है, ठीक है, ये फाइट किसी और दिन के लिए। डिडक्शन टाइमर पर अब 5 मिनट्स 55 सेकंड्स बचे हैं, तो वो प्रो की तरह प्रिटेंड करता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा और कामली आगे चलता रहता है। कुछ कदम बाद मिस फीफई बताती है कि इवैल्यूएशन रूम बस सामने है। तभी शियाओहे अचानक पूछता है कि एक सवाल है, अगर कोई इंसान अगले 10 मिनट में होने वाली चीज प्रेडिक्ट कर सके तो उसे किस टियर में रखा जाएगा? वो हंसते हुए कहता है, सी टियर तो होगा ही, या शायद ए टियर, एक्चुअली शायद एस टियर भी हो सकता है। और फिर पूछता है कि क्या ऐसी एबिलिटी वाला इंसान कैप्टन बाई जी से भी ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा? मिस फीफई लंबी सांस लेती है और बोलती है कि शियाओहे क्लियरली हंटर्स
और इस दुनिया के सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानता। वो समझाती है कि अगर कोई टाइम रिलेटेड एबिलिटी जैसे फ्यूचर विजन या पास्ट रिवाइंड जागृत कर ले तो वो तुरंत ट्रिपल एस टीयर में चला जाता है, जो पूरी दुनिया का हाईएस्ट टीयर है। ये सुनकर शियाओ हे की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती है। मन में वो सोचता है, अरे तो मैं तो शायद सीक्रेटली ट्रिपल एस टीयर हूं। लेकिन मिस फिफई आगे बोलती रहती है कि ऐसे लोग सीधे टॉप नेशनल एजेंसी द्वारा उठा लिए जाते हैं, नेशनल लेवल स्ट्रैटेजिक वेपन्स की तरह, और उन्हें उम्र भर प्रोटेक्शन में रखा जाता है। वो कहती है कि सुनने में ये कैद जैसा लगता है, लेकिन यही उनकी जिंदगी का बेस्ट पॉसिबल आउटकम होता है। शियाओ वही जम जाता है, सोचता है, कैद में रहना बेस्ट आउटकम कैसे हुआ भाई? मिस फिफई फिर पॉडकास्ट मशीन की तरह बोलती जाती है कि ऐसी एबिलिटी वाले लोग डार्क हंटर ऑर्गेनाइजेशंस का मेन टारगेट बन जाते हैं। ऐसे लोगों के माथे पर प्रैक्टिकली लिखा होता है, प्लीज किडनैप मी। ये सुनकर शियाओ की जान ही निकल जाती है। वो सोचता है कि उसे ग्रेट हंटर बनना था, हंटेड बनने का तो इरादा ही नहीं था। उसे लगता है शायद अभी करियर बदलकर लाइब्रेरियन बन जाना चाहिए, सुरक्षित, शांत, बिना किडनैपिंग के खतरे वाला। तभी मिस फिफे मुड़कर पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि हंटर टियर सिस्टम आखिर चलता कैसे है। वो समझाती है कि किसी की टियर सिर्फ एबिलिटी की ताकत पर नहीं, बल्कि उसकी पोटेंशियल पर तय होती है। फिफी अपनी बात जारी रखते हुए समझाती है कि अगले 10 मिनट का भविष्य देख पाने वाली एबिलिटी किसी भी नेशनल वॉर में अविश्वसनीय रूप से पावरफुल होती है। आजकल देशों की किस्मत कुछ ही सेकंड्स में तय हो जाती है, और अगर कोई इंसान 10 मिनट आगे की आउटकम प्रेडिक्ट कर सके या किसी असैसिनेशन मिशन की सक्सेस को पहले से देख ले, तो ऐसी एबिलिटी को देश खुद प्रोटेक्ट करना चाहेगा। ये सुनकर कियाओहे की हालत खराब हो जाती है और उसके माथे पर पसीना छलकने लगता है। उसे याद आता है कि जब उसे पहली बार डिडक्शन सिस्टम मिला था, तब उसका सबसे बड़ा और स्ट्रैटेजिक आइडिया ये था कि वो प्रिडिक्ट कर ले कि लिन शिया को प्रपोज करना सही रहेगा या नहीं, या फिर सोडा कैन के नीचे प्राइज है या नहीं। इसके सामने नेशनल लेवल वॉरफेयर वाली बात तो उसे हॉरर मूवी की तरह लगने लगती है। इसी बीच फिफी बताती है कि टाइम रिलेटेड पावर्स दुनिया भर में बेहद रेयर है, सिर्फ बिन्हाई सिटी में नहीं। वो कहती है कि आखिरी बार ऐसी एबिलिटी वाली एक महिला मिली थी जो पास्ट को ऑल्टर कर सकती थी, लेकिन वो 24 साल पहले नेशनल हंटर एसोसिएशन से मिस्टीरियसली गायब हो गई। तब से लेकर आज तक डार्क हंटर ऑर्गेनाइजेशंस उसे खोज रही है। इतने में दोनों इवैल्यूएशन रूम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिफी पीछे मुड़कर कियाओहे को दरवाजा दिखाने लगती है, उसका चेहरा जम जाता है, क्योंकि कियाओहे वहां ही नहीं, वो लिटरली हवा में गायब हो चुका होता है। फिफी कई बार पलकें झपकाती है, सोचते हुए कि ये लड़का आखिर गया कहाँ। उधर कियाओहे रिसेप्शनिस्ट से ऐसे भाग रहा होता है जैसे उसे अभी अभी एग्जाम रिजल्ट्स दिख गए हों और लाइफ खत्म हो चुकी हो। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसकी एबिलिटी दुनिया के सामने आ गई तो नेशनल वॉरफेयर शुरू हो सकता है, शेडी ऑर्गेनाइजेशंस उसके पीछे लग सकती है, या फिर उसका सीधा सीधा फ्री टिकट मिल सकता है जिंदगी भर की कैद का। वो साफ जानता है कि उसे बस अपनी मॉम को ढूंढना है, वर्ल्ड एंडिंग बैटल्स नहीं लड़नी। उसके दिमाग में चलता है कि वो कोई एनीम का हीरो नहीं है जिसके पास प्लॉट आर्मो हो। अगर उसकी एबिलिटी खुल गई तो शायद सनलाइट देखना भी लक्जरी बन जाए। और सबसे डरावनी बात यह कि अभी वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। हंटर्स एसोसिएशन ज्वाइन करना मतलब अपनी डिडक्शन एबिलिटी को खुद एक्सपोज करना होगा, जो कि वो किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं कर सकता। डिडक्शन कूलडाउन में सिर्फ 1 मिनट बाकी होने पर वो मेन हॉल पहुंचता है और हांफते हुए रुकता है। तभी उसे याद आता है कि वो अभी भी डिडक्शन स्टेट के अंदर है और उसे भागने की एक्चुअल जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब इतने कंफ्यूजन और डर के बाद वापस जाना उसके बस की बात नहीं। उसके मन में आता है कि शायद हंटर बनने का आइडिया ही छोड़ देना चाहिए। दुनिया बचाने का काम बाई जी जैसे हीरोज को ही करने देना चाहिए, उसे नहीं। लेकिन तभी एक अजीब सी हवा की हलचल उसका ध्यान खींचती है। ऊपर आसमान में अचानक एक पोर्टल खुलता है, जिसे देखकर कियाओहे तुरंत पहचान लेता है। ये स्पेशल टेलीपोर्टेशन है, वही टेक्निक जो वाइस कैप्टन बीए लिंग इस्तेमाल करती है। कुछ सेकंड बाद बीए लिंग बाहर निकलती है, पूरा शरीर खून से लथपथ, और उसकी आर्म्स और लेग्स में वेपन्स धंसे हुए होते हैं। वो डरावनी आवाज में बताती है कि इंटेल गलत था, ये डी टियर मिशन नहीं बल्कि एस टियर था।
और लिंग जी स्क्वाड के सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं। इतना कहकर वो जमीन पर गिर जाती है। हॉल में केओस फैल जाता है और लोग डॉक्टर्स को बुलाने चिल्लाने लगते हैं। कियाओहे स्टंट खड़ा रह जाता है बी लिंग के लाइफलेस शरीर को देखते हुए, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे बचाना पॉसिबल नहीं। तभी उसकी डिडक्शन खत्म हो जाती है और अब वो जान चुका है कि आने वाले 10 मिनट में स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड के सभी मेंबर्स मारे जाएंगे। वो अपनी मुठिया कस लेता है, समझते हुए कि अगर किसी को बचाना है तो उसे अभी एक्शन लेना ही होगा। जैसे ही वो सब देख रहा होता है, उसी पल कियाओहे अचानक रियलिटी में वापस खिंच आता है, क्योंकि उसकी डिडक्शन कूल डाउन आखिरकार खत्म हो जाती है। रिसेप्शन डेस्क के सामने खड़ा उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, मानो उसने किसी बड़ी तबाही को अपनी आंखों से देख लिया हो। और सच कहें तो उसने अभी अभी अप्रत्यक्ष रूप से वही देखा था। उसे साफ महसूस होता है कि ठीक 10 मिनट बाद बिनहाई सिटी की सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बिना एक शब्द बोले वो रिसेप्शनिस्ट को हल्का सा हटाता है और पागलों की तरह उस हॉलवे की तरफ दौड़ पड़ता है जहां उसने कुछ देर पहले स्क्वाड को देखा था। पीछे खड़ी रिसेप्शनिस्ट हकी बकी रह जाती है और जोर से चिल्लाती है कि आखिर वो करने क्या जा रहा है। लेकिन कियाओहे किसी बात का जवाब देने के मूड में नहीं होता। वो ऐसे भाग रहा होता है जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। कुछ ही सेकंड में उसे बाई जी की स्क्वाड कम्युनिकेशन टर्मिनल के पास असेंबल्ड दिख जाती है। बाई जी बेहद काम होकर हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट दे रहा होता है कि मिशन डीटियर है और उनकी टीम 30 सेकंड में साइट पर पहुंच जाएगी। ये सुनकर हॉलवे में खड़े दो लोग एक्साइटमेंट में पागल हो जाते हैं। एक लड़की रेड हो जाती है और कहती है कि वो हमेशा से कैप्टन बाई जी की फैन रही है, जबकि एक लड़का फुसफुसाकर बोलता है कि आखिर उसने लेजेंडरी बिनहाई स्क्वाड को देखने का सपना पूरा कर लिया। कियाओहे इन सब ड्रामों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो सच बता भी दे कि मिशन असल में एस्टियर है और वो समहाउ फ्यूचर जानता है, तो कोई उस पर भरोसा नहीं करने वाला। उल्टा उसे पागल समझकर बाहर फेंक देंगे। उधर बाईजी बीए लिंग को देखता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि वो टीम को 10 सेकंड में मिशन साइट पर टेलीपोर्ट कर दे। बीए लिंग घड़ी देखती है और काउंटडाउन शुरू कर देती है। 10, 9, 8। दूसरी तरफ कियाओहे समझ जाता है कि सच बताने का ऑप्शन खत्म है। अब अगर स्क्वाड को रोकना है तो उसे उनसे भिड़कर ही करना होगा, चाहे वो कितना भी बेवकूफ क्यों न लगे। बिना किसी हेजिटेशन के वो आगे बढ़ता है और कैप्टन बाई जी को सीधा एक मुक्का दे मारता है। पूरा हॉल फ्रीज हो जाता है। स्क्वाड मेंबर्स ऐसे खड़े रह जाते हैं जैसे टाइम ही रुक गया हो। लेकिन कियाओहे जानता है कि वो क्या कर रहा है। केओस क्रिएट करके वो उन्हें कम से कम 10 मिनट तक डिले कर सकता है, जिससे वो स्क्वाड उस आने वाली पूरी तबाही से बच सके। जैसे ही बाई जी उस पंच से जमीन पर गिरता है, कियाओहे आगे बढ़कर उसकी टाई पकड़ लेता है और ऊपर से एक नकली आई एम सो कूल वाली एक्सप्रेशन डालता है। देखने वाले लोग लिटरली दंग रह जाते हैं। ये बंदा न सिर्फ कैप्टन बाई जी को पंच कर गया, बल्कि उसकी टाई पकड़कर उसे घूर भी रहा है, वो भी बिना किसी डर के। कियाओहे हल्की सी स्मर्क डालकर बोलता है कि उनसे मिले हुए काफी समय हो गया, जैसे दोनों पिछले 12 साल से दुश्मन हों। और आग में घी डालते हुए वो ये भी बोल देता है कि बाई जी पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहा। बेसिकली वो अपनी खुद की मौत को स्पीड रन कर रहा था। आसपास के लोग गॉसिप शुरू कर देते हैं कि एक रैंडम लड़का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को इस तरह कैसे बोल सकता है। स्क्वाड का एक मेंबर शॉक में बाई जी को देखकर पूछता है कि क्या सच में उसे किसी अननोन ने मारा है। बीए लिंग थकी हुई साय लेकर कहती है कि ये पहली बार नहीं है। इसी लड़के ने कॉलेज टाउन वाली इंसिडेंट में भी कैप्टन बाई जी को मारा था। अंदर ही अंदर कियाओहे की हालत खराब हो रही होती है। वो पसीने से भीग रहा है और सोच रहा है कि उसकी मौत अब पक्की है। बाहर से चाहे वो कितना भी कूल दिख रहा हो, अंदर से उसकी आत्मा बच्चे की तरह रो रही होती है। उसे पता है कि वो बाई जी को कभी नहीं हरा सकता और मन ही मन माफी मांगते हुए प्रार्थना करता है कि ये एक्टिंग उसे 6 फीट नीचे न पहुंचा दे। वो खुद को याद दिलाता है कि 10 मिनट बाद वो पूरी स्क्वाड की जान बचा लेगा, लेकिन अगर उसके लिए अपनी जान देनी पड़े तो शायद उसे एक्सेप्ट करना होगा, भले ये उसकी पसंद का एंड नहीं है। धीरे धीरे बाई जी उठता है। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा होता है और वो कियाओहे को ऐसी नजर से देखता है जैसे मौत सामने खड़ी हो। वो बेहद शांत
लेकिन घातक टोन में पूछता है कि इस लड़के के कोई लास्ट वर्ड्स है क्या। ये सुनकर कियाओहे का गला सूख जाता है। उसे महसूस होता है कि बाई जी शायद सीरियसली उसे खत्म कर देगा। बाई जी अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है कि वो आमतौर पर कमजोर लोगों को इग्नोर कर देता है, लेकिन कियाओहे की हिम्मत हद पार कर चुकी है और अब वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। कैप्टन का ऑरा इतना भारी हो जाता है कि पास खड़े लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। जैसे ही बाई जी चार्ज करता है, कियाओहे अपनी आंखें बंद कर लेता है, पूरी तरह तैयार कि जो भी होगा वो झेलेगा। उसे पता है कि वो हीरो नहीं है, लेकिन अगर ये बीटिंग स्क्वाड को डिले करके उनकी जान बचा सकती है तो वो दर्द सहने को तैयार है। आखिरकार एक अच्छी पिटाई कई लोगों की किस्मत बदल सकती है। मोटिवेशनल कोट भले बेकार हो, लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा। उधर भी ये लिंग घड़ी में टाइम देखते हुए पूरा क्योस इग्नोर करती रहती है, जैसे वो किसी बॉक्सिंग मैच की रेफरी हो, और कामली बोलती है 3, 2। लेकिन कियाओहे को अब कोई परवाह नहीं। वो तो बस ये सोच रहा है कि वो बाई जी के पंचेस कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएगा। अगर 10 मिनट डिले करने का मतलब 10 मिनट की नॉन स्टॉप पिटाई है, तो वो सोच रहा है कि घर पर नूडल्स खाकर सो जाना ज्यादा सेफ रहता। उसे अपनी हर हरकत पर रिग्रेट होने लगता है, और जैसे ही बिये लिंग अपना काउंटडाउन खत्म करती है, वो बिल्कुल शांत आवाज में बोलती है कि 10 सेकंड पूरे हो गए, ठीक वैसे ही जैसे कैप्टन ने इंस्ट्रक्ट किया था। कैप्टन बाई जी का पंच कियाओहे के चेहरे पर लगने ही वाला होता है कि उसी पल बिये लिंग जादूगर की तरह उन गलियां चटकाती है। स्क्वाड वाले गुस्से से चीख पड़ते हैं। एक मेंबर तो शिकायत करता है कि बिये लिंग बहुत ही मीन है। उसे नहीं दिख रहा कि कैप्टन अभी किसी को पीटने के बीच में है, लेकिन बिये लिंग किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देती और तुरंत अपना एसटीएस स्किल स्पेशल टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट कर देती है। एक तेज चमक होती है और पलक झपकते ही पूरी स्क्वाड गायब हो जाती है, और दुर्भाग्य से कियाओहे भी। वो खुद समझ पाता उससे पहले ही उसके आसपास की दुनिया मुड़ने लगती है, जैसे किसी ने रियलिटी को मसल दिया हो। अगले ही पल वो जोर से जमीन पर गिरता है, सीधे मिशन साइट पर। ऊपर हवा में तैरती बिये लिंग बेहद कैजुअली अनाउंस करती है कि वे पहुंच चुके हैं। कैप्टन बाई जी चारों ओर नजर डालता है, हमेशा की तरह ठंडे चेहरे के साथ, और डिक्लेयर करता है कि डीटीएम मिशन ऑफिशियली शुरू हो गया है, ईविल डेटी इन द वियर्ड सिटी। ये सुनते ही कियाओहे की आत्मा शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। वो चारों तरफ होरर में देखता है। उसे एहसास होता है कि वो न सिर्फ स्क्वाड को रोकने में नाकाम रहा, बल्कि खुद भी उसी मौत के मिशन के बीच में टेलीपोर्ट हो गया। अभी भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो बिये लिंग से पूछता है कि वो यहां आया कैसे। बिये लिंग बिल्कुल पोलाइट टोन में समझाती है कि टेलीपोर्टेशन के दौरान कियाओहे का हाथ कैप्टन बाई जी से छू गया था और फिजिकल कांटेक्ट होने पर उसे दोनों को साथ टेलीपोर्ट करना पड़ा। लेकिन असली बम तो उसके बाद गिरता है। वो कहती है कि उसकी साइकिक पावर एक बार में 6 लोगों को टेलीपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और क्योंकि कियाओहे की साइकिक पावर लिटरली शून्य जैसी है, इसलिए वो जोकर और मेंग स्क्वाड के 2 मेंबर्स को टेलीपोर्ट नहीं कर पाई। ये सुनते ही कियाओहे के दिल का हाल मिडटर्म एग्जाम्स के बाद जीपीए से भी तेज नीचे गिर जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही डेडली मिशन था जो उसने अपनी डिडक्शन में देखा था, और अब 2 की मेंबर्स उसकी वजह से मिसिंग हैं। वो इतना कांप रहा होता है कि लगता है वॉशिंग मशीन का स्पिन मोड खराब हो गया हो। बिये लिंग उसे कांपते हुए देखती है और उसे रियश्योर करने की कोशिश करती है। कहती है कि ये तो एकदम सिंपल हार्मलेस मिशन है। स्क्वाड आगे बढ़ने लगती है, कैप्टन बाई जी आगे आगे। चलते चलते बिये लिंग कैजुअली पूछती है कि क्या वो दोनों लड़ाई रोकने का प्लान कर रहे हैं या फिर उसे पॉपकॉर्न ले आना चाहिए। कैप्टन बाई जी भौं चढ़ाकर उसे याद दिलाता है कि उनका मेन फोकस मिशन होना चाहिए, न कि ड्रामा। रास्ते में वो बार बार कियाओहे की तरफ इरिटेशन से देखता रहता है, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा हो। उसे याद आता है कि कॉलेज टाउन वाले इंसिडेंट में भी कियाओहे ने हीरो बनने की कोशिश की थी और किसी नर्डी किड की तरह लेक्चर दे रहा था, और आज पहले तो पंच मार दिया और अब ऐसे कांप रहा है जैसे अभी अभी भूत देखा हो। बाई जी को सीरियसली लगता है कि शायद इस लड़के को कोई मेंटल इशू है। वो गहरी सांस लेकर टेस्ट करने का फैसला करता है। अचानक कियाओहे की गर्दन पकड़कर उसे हल्का सा नीचे धकेल देता है। कियाओहे की घबराई आंखों में देखकर वो कमेंट करता है कि ये लड़का
इतनी बुरी तरह कांप रहा है कि देखकर तरस आ जाए। लेकिन फिर भी बाईजी जोर देता है कि वो इतना पैटी नहीं है कि पर्सनल रिवेंज ले, और कियाओए को डरने की जरूरत नहीं। हालांकि जिस तरह वो उसे गला दबाकर पकड़ रहा होता है, उससे उल्टा ही लग रहा होता है। फिर उसी ठंडी टोन में बाईजी अनाउंसेस करता है कि मिशन खत्म होने के बाद उसे कियाओए को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने एक रजिस्टर्ड हंटर पर हमला किया है। ये सुनते ही कियाओए का चेहरा बिल्कुल गोस्ट मोड में चला जाता है। उसे जेल से डर नहीं लगता, उसे डर इस बात का है कि वो मिशन के खत्म होने तक जिंदा ही नहीं बचेगा। उसके गालों पर आंसू लुढ़क जाते हैं, क्योंकि उसे साफ पता है कि आने वाले 10 मिनट में उसे अपनी करियर नहीं, बल्कि अपने कॉफिन का डिजाइन प्लान करना पड़ेगा। वो मन ही मन दुआ करता है कि अंत आने पर कम से कम उसके शरीर के सारे टुकड़े किसी को मिल जाए। वो फिर भी अपनी जिंदगी यही खत्म नहीं करना चाहता था। अंदर से उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि अगले 10 मिनट में यहां कुछ बहुत भयानक होने वाला है। एक ऐसा हादसा जिसमें सब एक साथ मौत का सामना करेंगे। वो जल्दी से अपना हाथ जमीन पर रखकर सेंसिंग करता है कि भले ही सोर्स दिखाई नहीं दे रहा, पर जो भी आने वाला है वो किसी बड़े लेवल का खतरा है। कैप्टन बाईजी और बाकी लोग इसे अब भी एक साथ डीटीए मिशन समझ रहे थे, लेकिन कियाओहे को कड़वी सच्चाई पता थी। आदमी मौत के गड्ढे में खड़ा था, जबकि बाकी लोग समझ रहे थे जैसे स्कूल पिकनिक पर आए हैं। उसका खुद का हार्ट बीट किसी टिकिंग बॉम्ब जैसा महसूस हो रहा था, और उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे बैकग्राउंड में डूम थीम ही बज रही हो। जैसे ही वो स्प्रिंट करने की पोजीशन में आता है, उसे ये एहसास होता है कि वो किसी को बचा नहीं पाएगा। उसकी सिर्फ एक प्राथमिकता बची है, किसी भी तरह इस शापित जगह से जिंदा निकलना। लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ पाए, कैप्टन बाईजी उसके पीछे से उसकी कॉलर पकड़ लेता है। कियाओहे पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन बाईजी की पकड़ किसी आयरन क्लैंप जैसी टाइट होती है। बाईजी उसे रोकते हुए कहता है कि इधर उधर मत भागो, ये डेंजरस है। और फिर वो एक लंबा सा डायलॉग देता है कि भले ही उसे कियाओहे पसंद नहीं है, पर स्ट्रांग होने के नाते वी की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, यानी उसकी। बाईजी आगे कहता है कि जब तक वो ठीक है, टीम सुरक्षित है। आखिर वो स्क्वाड का कैप्टन है। ये सुनकर कियाओहे एकदम फ्रीज हो जाता है और चुपचाप रोने लगता है। उधर बाईजी आराम से बोलता जाता है कि कियाओहे को उसकी नजरों से दूर नहीं होना चाहिए, और वो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। कियाओहे और जोर से रोने लगता है। मन ही मन चाहता है कि बाईजी थोड़ा कम इमोशनल हो जाए, क्योंकि जितना वो भावुक बातें करता है, उतना ही मुश्किल हो रहा है कियाओहे के लिए इन्हें पीछे छोड़कर भागना। वो जोर से आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि ऊपर सब नॉर्मल दिख रहा है, गेट भी नहीं खुला अभी तक। बाईजी सिर हिलाकर कामली समझाता है कि यही वजह है कि इसे डीटीए मिशन माना गया है। इन्वेस्टिगेटर्स को यहां डीमंस के सिर्फ फेंट ट्रेसेस मिले थे, इसलिए उन्हें बस रूटीन इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया है। ये सुनते ही कियाओहे फिर से रोने लगता है, जबकि बाईजी एकदम प्रोफेसर मूड में बैठकर समझाता है कि कभी कभी शहरों में छोटे डीमंस दिखाई देते हैं, जो अक्सर लोगों की ग्रजेस से पैदा होते हैं, और इसलिए वो वीक होते हैं और आसानी से संभाल लिए जाते हैं। वो आगे बताता है कि ये अर्बन विलेज शहर के बाहर का लो क्लास एरिया है, जहां लोगों की लाइफ में पैसों और पारिवारिक झगड़ों के कारण ग्रजेस कॉमन है। कियाओहे की हालत मीनवाइल डेंजरस हो चुकी है। भाई लिटरली फूट फूट कर रो रहा है। दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट, स्लाइम रीकैप एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना। लेकिन जितना बाईजी शांत और पेशेंट आवाज में बोलता है, उतना ही मुश्किल हो रहा है कियाओहे के लिए इन्हें छोड़कर भाग जाना। इधर बाईजी को कियाओहे का अजीब बिहेवियर देखने के बाद कंफ्यूजन होने लगता है। वो सोचता है कि ये बंदा इतनी बेसिक सी बातें सुनकर भी ऐसे क्यों रो रहा है, जैसे किसी ने उसका वाईफाई काट दिया हो। कुछ देर सोचने के बाद बाईजी एकदम गंभीर होकर डिसाइड करता है कि शायद कियाओहे मानसिक रूप से अनस्टेबल है, और मन में उसे पैथेटिक कह देता है। तभी अचानक एक महिला उनके पास आती है और पूछती है कि क्या वे हंटर्स एसोसिएशन की टीम है। स्क्वाड उसकी तरफ मुड़कर देखती है और वो तुरंत ही तिरछी नजर से कहती है कि एसोसिएशन ने 5 मेंबर्स भेजने का वादा किया था, लेकिन उसे तो सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं, और उनमें से एक। वो कहती है कियाओहे की तरफ उंगली करके, ऐसा रुकी लगता है जो शायद स्कूल जाते जाते गलत गली में आ गया। बिना किसी के कुछ कहे वो अपना परिचय देती है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की डायरेक्टर है,
और उसी ने ये केस इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा था। वो बताती है कि उसने एक नेबरहुड वेयरहाउस में एक अजीब कल्ट स्टैचू पाया है और वो चाहती है कि वे तुरंत उसके साथ चलें। जैसे ही टीम उसके पीछे चलती है, वो महिला नॉनस्टॉप बोलती रहती है। वो कहती है कि ये अर्बन विलेज पिछले कई दशकों से रिलोकेशन और रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहा है, लेकिन हर साल कोई ना कोई बहाना बनाकर इन्हें टाल दिया जाता है। रेजिडेंट्स को लगता है कि शहर ने उन्हें पूरी तरह भूल ही दिया है। धीरे धीरे, वो बताती है, लोग यहाँ फेथ खोने लगे और वियर्ड कल्ट्स पर भरोसा करने लगे, जो जल्दी चमत्कार और एंडलेस पैसे का वादा करते हैं। ये सुनकर कियाओहे फ्रस्ट्रेट होकर अपने कान ढक लेता है। उसे लगता है कि ये औरत इतनी अनोइंग है कि शायद उसने ब्रेकफास्ट में रेडियो खा लिया है। वो बंद ही नहीं होती, चलती रहती जैसे एक चलते फिरते स्टैंड अप कॉमेडियन का डेमो शो दे रही हो। लेडी अपनी कहानियां जारी रखती है। यंग हंटर्स को बुरी आदतें नहीं डालनी चाहिए। उसका बेटा उनकी उम्र का है, लेकिन हमेशा फोन में घुसा रहता है। और फिर रैंडमली जोड़ देती है कि जब वो यंग थी तो बहुत सुंदर थी। कियाओहे मन ही मन सोचता है कि ये उसकी खुद की माँ जैसी ही है। शायद सारी मिडिल एज्ड आंटीज एक ही नेवर स्टॉप टॉकिंग फैक्ट्री से बनी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो चारों तरफ नजर डालता है, उसे धीरे धीरे ये बात समझ आने लगती है कि वो जो कह रही है उसमें सच्चाई है। ये जगह सच में बहुत गरीब, टूटी फूटी और बिल्कुल लाइफलेस लग रही थी। पूरा इलाका एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ लगता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग शायद ज्यादा कमाते नहीं होंगे। माहौल इतना सुस्त और फीका है कि सड़क पर चलने की आवाज भी ज्यादा लगती है। चलते चलते उसकी नजर एक फल की दुकान पर पड़ती है और फलों की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो वो पिछले हफ्ते से वहीं पड़े हों। साफ दिख रहा था कि यहाँ का कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। जैसे ही कियाओहे नजर घुमाता है, उसके दिमाग में ये सवाल घूमने लगता है कि यहाँ कोई मांस बेचने वाला क्यों नहीं दिख रहा। उसी वक्त फल वाला उसे एक अजीब, लगभग डरावने तरीके से घूरता है। कियाओहे फिर भी दूसरी तरफ देखता रहता है, उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए। उसके मन में आता है कि शायद यहाँ के लोग मांस खरीदने की हालत में ही नहीं है, या फिर यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। औरत को फॉलो करते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन रास्ते में एक भी बच्चा नजर नहीं आता। क्या इस इलाके में बर्थ रेट वाकई इतनी कम है? अचानक तेज हवा में उड़ता एक पोस्टर सीधे उसके चेहरे पर चिपक जाता है। चिढ़कर वो पोस्टर हटाता है और देखता है कि ये एक मिसिंग चाइल्ड नोटिस है। बच्ची का नाम जियाउफा है। पोस्टर पढ़कर वो और उलझ जाता है। उस पर लिखा है कि बच्ची 7 साल, 1 महीना और 2 दिन की है। कियाओहे अपना सिर झुकाकर सोचता है कि सरकार को इतनी एग्जैक्ट डिटेल लिखने की क्या जरूरत थी। उसे ये फालतू और अजीब लगता है, खासकर इतने छोटे गांव के लिए। अंदर ही अंदर उसे यहाँ की हवा में एक डरावनी सी वाइब महसूस होने लगती है। कुछ और मिनट चलने के बाद वो औरत एक पुराने वेयरहाउस के सामने रुकती है और गर्व से कहती है कि वो लोग पहुंच गए हैं। कियाओहे, जो उसकी नॉन स्टॉप बकचोनी से वैसे ही तंग आ चुका होता है, मन ही मन सोचता है कि ये औरत तो टूटे हुए स्पीकर से भी ज्यादा बोलती है। औरत नीचे बैठकर रस्टी शटर के पास बताती है कि ये बड़ा वेयरहाउस सालों से छोड़ा हुआ है। फिर कहती है कि कुछ दिन पहले जब यहाँ सफाई हो रही थी, तो भीतर से एक भयानक सा बड़ा कल्ट स्टैचू मिला, जैसे किसी हॉरर मूवी से उठाकर रखा गया हो। वो लॉक से छेड़छाड़ करते हुए चिढ़कर कहती है कि चाबी फिर से काम नहीं कर रही। बड़बड़ाकर जोड़ती है कि उसने अपने हस्बैंड को इसे ठीक करने को बोला था, लेकिन वो तो पूरा आलसी है, शायद घर पर बैठकर हवा खा रहा होगा। स्क्वाड के मेंबर चुपचाप उसकी शिकायतें सुनते रहते हैं, लेकिन कैप्टन बाई जी को कुछ गलत सा महसूस होता है। वो धीरे से अपनी टीम को कहता है कि जैसे ही वो इस वेयरहाउस के पास आए, उसे एक बुरा एहसास हो रहा है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो सबको अलर्ट रहने और वर्स्ट केस के लिए तैयार रहने को कहता है। बाकी सभी सिर हिलाकर सहमत होते हैं, लेकिन कियाओहे के मन में और भी भारीपन उतर आता है। उसे लगता है कि चीजें अब बहुत बुरी होने वाली है। बाई जी आगे कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी आई तो सिविलियंस की सेफ्टी पहले होगी और रुकी यानी कियाओहे को बचाना टॉप प्रायोरिटी है। ये सुनकर कियाओहे की आंखें नम होने लगती है। उसे लगता है कि रुकी कहना तो ठीक है, पर उसे तो सीधा बेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी वक्त वो औरत पलटकर उन्हें घूरती है और पूछती है
कि वो लोग किस बात की फुसफुसाहट कर रहे हैं। फिर गुस्से में कहती है कि आजकल के नौजवानों में मैनर्स नाम की चीज नहीं होती। शायद काम करते वक्त भी फोन में ही घुसे रहते होंगे। उसकी बातें सुनकर सबके चेहरे अकड़ जाते हैं, लेकिन कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार वो शटर खोल लेती है और उसे पकड़कर सबको अंदर जाने देती है। वेयरहाउस अंदर से ठंडा और धूल भरा है। वो बीच में इशारा करके बताती है कि इस कल्ट को रिलीजन ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है और सामने रखा हुआ स्टैचू उनका देवता है। उसका टोन गंभीर हो जाता है जब वो कहती है कि अफवाहों के मुताबिक इस देवता को खुश करने के लिए बिलीवर्स ताजा खून की बलि चढ़ाते हैं। अंदर घुसते ही कियाओहे को हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। औरत बिना रुके बोलती रहती है, जैसे कोई टूटी हुई एलेक्स लूप में फंस गई हो, और बताती रहती है कि ये देवता अपने बिलीवर्स को अल्टीमेट फॉर्चून देता है। कियाओहे मन में सोचता है कि अगर डरावने स्टैचूज लोगों को अमीर बना सकते, तो वो भी एक अपने ड्राइंग रूम में लगा देता। बाकी लोग चुपचाप स्टैचू घूरते हैं, दिखावा करते हुए कि उन्हें सच में फर्क पड़ रहा है। लेकिन कियाओहे जब पास जाकर देखने की कोशिश करता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि स्टैचू के साथ जुड़े हुए हड्डियों का आकार बिल्कुल वही था जिसने पिछली डिडक्शन में वाइस कैप्टन बीए लिंग को घायल किया था। यादें बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधती हैं और वो समझ जाता है कि यही वो जगह है जहां उनकी मौतें हुई थी। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि यहां तक आने में लगभग 10 मिनट लगे और उसकी पिछले डिडक्शन के हिसाब से खतरा अब किसी भी पल शुरू होने वाला है। उसी समय वो औरत अचानक शटर गिरा देती है। तेज धमाका पूरे वेयरहाउस में गूंजता है। एक स्क्वाड मेंबर चिल्लाता है कि शटर लॉक हो गया है, लेकिन कैप्टन बाई जी शांत रहता है। वो आदेश देता है कि सब अलर्ट रहें और सिविलियन और रुकी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें। लेकिन जैसे ही कियाओहे फिर उसकी तरफ देखता है, वो जम जाता है। औरत हंस रही होती है। उसकी हंसी और तेज हो जाती है और वो धीरे धीरे अपनी जेब से एक नाइफ निकालती है। वो कहती है कि उसे उम्मीद थी कि 5 हंटर्स आएंगे, 4 नहीं। उसका टोन खतरनाक हो जाता है जब वो बताती है कि उसने अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए एक सौदा किया है। उसे देवता को 5 जानें चढ़ानी है। फिर वो सिर टेढ़ा करते हुए हंसती है और कहती है कि एक कमी है तो वो खुद को ही कुर्बान कर देगी। कोई कुछ कर पाए उससे पहले ही वो नाइफ अपने गले में घूम देती है। खून बहने लगता है और वो टेढ़ी मुस्कान के साथ गिर पड़ती है। स्क्वाड के सभी चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है। ऊपर से धूल गिरती है। कियाओहे घबराकर पूछता है कि क्या ये भूकंप है, लेकिन भीतर से वो जानता है कि ये प्रकृति नहीं, असली संकट की शुरुआत है। उसका शरीर सख्त हो जाता है और वो अपनी स्किल डिड्यूस द फ्यूचर सक्रिय कर देता है, क्योंकि बिन्हाई सिटी की सबसे ताकतवर स्क्वाड को निगल लेने वाली आपदा अब उसके सामने जाग रही है। उसी पल बीए लिंग घबराकर कहती है कि उसके पास इतना साइकिक पावर नहीं है कि वो पूरे टीम को टेलीपोर्ट कर सके। वो मानती है कि शायद वो सिर्फ खुद को टेलीपोर्ट कर पाए, लेकिन तुरंत जोड़ देती है कि वो किसी भी हालत में टीम को छोड़कर अकेली नहीं भागेगी। दूसरी तरफ जमीन पर पड़ी उस औरत की बॉडी बिल्कुल भी हिलती नहीं, लेकिन अचानक वो स्टैचू हल्का सा कांपता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। स्क्वाड का एक लड़का घूर कर देखता है और बाकी सबको भी देखने के लिए कहता है, बताते हुए कि खून सीधे स्टैचू की आंखों के अंदर जा रहा है। कियाओहे भी मुड़कर देखता है और नोटिस करता है कि उसकी आंखों से एक तेज लाल रोशनी निकलनी शुरू हो चुकी है और समझ जाता है कि अगर किसी ने स्टैचू से आई कांटेक्ट किया तो वो हिल भी नहीं पाएगा। कुछ ही सेकंड में सारे लोग स्टंट हो जाते हैं और स्क्वाड का बल्कि लड़का घबराकर बोलता है कि अब तो सब फंस चुके हैं। वो कहता है कि ये स्टैचू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो बाई जी को स्टन देखकर चिल्ला देता है कि अगर कैप्टन बाई जी भी फ्रीज हो गया है तो ये स्टैचू तो सीधा फाइनल बॉस निकला। बीएलिंग डरते डरते स्टैचू को घूरती रहती है और मन ही मन सोचती है कि कहीं ये एस्टियर डीमन तो नहीं। लड़का भी उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि इस चीज की पावर कुछ अलग ही लेवल की लग रही है। कैप्टन बाई जी भी कहता है कि इस लाल रोशनी में जरूर कुछ अजीब है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे। ऊपर से वो जोड़ता है कि वो अपनी स्किल्स भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे और इससे साफ साबित होता है कि स्टैचू का लेवल बहुत ऊंचा है। अचानक स्टैचू की हड्डियां बढ़ने लगती हैं
और डरावनी क्रैकलिंग आवाजें आने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में हड्डियां स्टैचू से फटकर सीधे स्क्वाड की तरफ शूट होने लगती है। कोई भी हिल नहीं सकता, इसलिए सब सीधा हिट होते हैं और मौके पर ही मारे जाते हैं। कियाओहे की डिडक्शन उस जगह खत्म होती है और उसके 10 स्पिरिट पॉइंट्स कट जाते हैं। प्रेजेंट में वापस आते ही उसे समझ आता है कि स्टैचू की आंखों में नहीं देखना, वरना सब फिर से फ्रीज हो जाएंगे। बीएलिंग फिर कहती है कि उसके पास ग्रुप टेलीपोर्ट के लिए पावर नहीं है और वो किसी को छोड़कर नहीं जाएगी। तभी स्क्वाड का लड़का फिर से चिल्लाता है कि खून स्टैचू की आंखों में जा रहा है। पर उससे पहले कि वो बात पूरी करे, कियाओहे तेजी से चिल्लाता है कि कोई भी स्टैचू की तरफ मत देखे। वो कहता है कि जैसे ही लाल रोशनी निकली, सब लोग फॉल्टी रोबोट्स की तरह जैम हो जाएंगे। कियाओहे के ऐसा बोलते ही सब कंफ्यूज्ड होकर उसी को देखने लगते हैं, लेकिन वो बिना समय गवाए अपनी आंखें बंद कर लेता है और बाकी सबको भी ऐसा करने के लिए कहता है। वो वार्निंग देता है कि ये डेटी कम से कम एस्टियर डीमन है और किसी को भी आंखें नहीं खोलनी चाहिए। कुछ ही पल बाद स्टैचू की आंखों से फिर से लाल रोशनी चमकती है और कियाओहे फिर जोर से कहता है कि किसी भी हालत में उसकी तरफ मत देखना। स्क्वाड का लड़का हैरान होकर सोचता है कि कियाओहे को स्टैचू के बारे में इतना कैसे पता। कियाओहे इरिटेशन में चिल्ला देता है कि वो उनका टीममेट है और कम से कम एक बार तो उस पर भरोसा कर सकते हैं। लड़का फिर भी डाउटफुल रहता है। उससे पहले कि वो कुछ बोले, बाई जी कियाओहे की बात मान लेता है और सबको उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहता है। वो तुरंत अपनी आंखें बंद करता है और बीए लिंग व उस बड़े लड़के को भी आंखें बंद करने का आदेश देता है। फिर पूरे स्क्वाड को पीछे हटते हुए वेयरहाउस से बाहर निकलने को कहता है। उसी समय स्टैचू की हड्डियां फिर जोर जोर से क्रैक होने लगती हैं और स्क्वाड धीरे धीरे पीछे हटता जाता है। वो अजीब क्रैकिंग आवाजें सुनकर बड़ा लड़का घबराकर पूछता है कि अटैक कब आएगा, वो कैसे समझेंगे। वो ये भी कहता है कि टाइमिंग जान भी ली तो बिना देखे डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। डर के मारे उसे लगता है कि उसका शरीर फिर से भारी और स्टिफ हो रहा है। शायद लाल रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है। वो जानता है कि आंखें खोली तो सब खत्म, इसलिए खुद को किसी तरह संभाले रहता है। अचानक स्टैचू स्क्वाड पर बोन्स फेंकना शुरू कर देता है और तेज नुकीली हड्डियां हवा चीरते हुए उनकी तरफ उड़ती है। उसी पल कियाओहे को अपनी डिडक्शन की याद आती है। बोन्स आमतौर पर ऊपर से और बाई तरफ से आती है। वो तुरंत चिल्लाता है कि अटैक अपर लेफ्ट से आ रहा है। इससे पहले कि बोन्स उन्हें छेद दें, वाइस कैप्टन बीए लिंग तुरंत अपनी स्किल एक्टिवेट करके एक शील्ड बना देती है। शील्ड पूरे अटैक को रोक लेता है। बाई जी ये देखकर सोचता है कि शायद रुकी कियाओहे सच में आने वाली घटनाएं देख सकता है, जिससे स्क्वाड को थोड़ी राहत मिलती है। दूसरी तरफ कियाओहे आंखें बंद किए हुए सोच रहा होता है कि इस बार लड़ाई पहले जैसी सिंपल नहीं है। वो कहता है कि उन्हें हर अटैक के हिसाब से डीमन को काउंटर करना होगा, लेकिन वो जानता है कि ऐसा करने से हालात बहुत तेजी से बदलेंगे। उसके दिमाग में डेटा बहुत तेजी से घूम रहा है, पॉसिबिलिटीज बार बार बदल रही है। वो समझ जाता है कि वो एक बार में पूरी सिचुएशन का हल नहीं निकाल सकता, इसलिए उसे कोई और तरीका चाहिए। कुछ पल सोचकर वो एक ऐसा स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है जिसे उसने पहले कभी नहीं आजमाया। वो तेजी से अपना नया स्किल एक्टिवेट करता है, रियल टाइम डिडक्शन, उम्मीद करते हुए कि इससे वो डीमन की हर मूव उसी समय पढ़ सकेगा। उस दानव ने अचानक चारों पर एक साथ हमला कर दिया, जिससे बाई लिंग को मजबूरन अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर सबको ढालना पड़ा। बाई जी पहले से ही थका हुआ था, फिर भी उसे लगा कि वो थोड़ा बहुत हिलडुल पा रहा है, लेकिन उसकी अधिकतर शक्ति बिल्कुल दब चुकी थी और उसका शरीर अपने आप सुस्त होता जा रहा था। उसे यकीन होने लगा कि ये सच में किसी एस्टियर डीमन की पावर है और शायद वो नया लड़का सच बोल रहा था। कियाओहे के अंदर अचानक तनाव भर गया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अगला अटैक आने वाला है। उसने तुरंत अपनी डिडक्शन स्टेट एक्टिवेट कर दी। डिडक्शन में उसने देखा कि अगला वार दाई तरफ से आएगा। सिस्टम ने उसकी स्पिरिट पॉइंट्स दिखाई, 129, 158 में से। साथ ही डिडक्शन खत्म होते ही स्पिरिट पॉइंट्स -10 का नोटिफिकेशन आया। थकाहारा कियाओहे बाकी सबको बताता है कि दाई तरफ से खतरा आने वाला है। बाई जी तुरंत रिएक्ट करता है और ठीक उसी समय आता हुआ अटैक ब्लॉक कर देता है। वो समझ जाता है कि डीमन की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन रुकी के इंस्ट्रक्शंस उससे भी तेज आते हैं।
अगर वो वार्निंग्स टाइम पर ना आती तो वो उनका बचाव नहीं कर पाता। उसे शक होता है कि शायद रुकी के पास कोई टाइम रिलेटेड एबिलिटी है, लेकिन वो संभावना भी उसे असंभव लगती है। कियाओहे सोचने लगा कि क्या वो डिडक्शन करते हुए ही उन्हें डिफेंसिव निर्देश दे सकता है ताकि डिडक्शन अटेम्प्ट्स बच जाएं। फिर उसने फिर से डिडक्शन स्टेट एक्टिवेट की। इस बार उसने देखा कि अगला वार बाई तरफ से आएगा और वो जेन लॉन्ग को बुरी तरह घायल कर देगा। घबराकर वो जेन लॉन्ग को चिल्लाकर बोलता है कि लेफ्ट साइड से अटैक आ रहा है और वो खुद को बचाए। जेन लॉन्ग परेशान होकर कहता है कि उसके पास कोई डिफेंसिव स्किल नहीं है क्योंकि वो तो हीलर है। कियाओहे चिढ़कर जवाब देता है कि उसे तो देखकर कोई हीलर मानता ही नहीं। सिस्टम ने फिर पॉइंट्स दिखाए 118, 158 में से, और स्पिरिट पॉइंट्स -11 के साथ डिडक्शन खत्म। कियाओहे जल्दी से बोलता है कि टाइम नहीं है और जेन लॉन्ग को सबकी स्पीड बढ़ाने को कहता है। डरते डरते जेन लॉन्ग अपना ऑल्टर स्किल स्पीडिंग स्टेप एक्टिवेट करता है। उसके हाथों और शरीर से हरी रोशनी फैलती है। इसी बीच बाई लिंक सबको सचेत करता है कि अटैक आने वाला है और पीछे हटने को कहता है। मॉन्स्टर का वार लगता है, लेकिन वो लोग मुश्किल से उसे ब्लॉक कर लेते हैं। बाई जी के मन में अब शक होने लगता है कि शायद रुकी को जेन लॉन्ग की बैटल स्किल तक पता थी। थोड़ी सोच के बाद उसे लगता है कि ये पावर टाइम रिलेटेड नहीं है, शायद परसेप्शन बेस्ड एबिलिटी है। वो जीभ क्लिक करके मानता है कि शायद अब उन्हें उसे रुकी कहना बंद कर देना चाहिए। कियाओहे फिर अपनी शक्ति से भविष्य पढ़ता है और पता लगाता है कि अगला हमला जमीन से आएगा। सिस्टम ने स्पिरिट पॉइंट्स दिखाए। कियाओहे महसूस करता है कि एबिलिटीज रिवील करते करते उसकी एनर्जी बहुत तेजी से कम हो रही है। अगले ही नोटिफिकेशन में सिस्टम दिखाता है स्पिरिट पॉइंट्स 93, -15। कियाओहे फिर चिल्लाकर बताता है कि इस बार चारों दिशाओं से हमला आने वाला है। स्क्वाड उसके इंस्ट्रक्शंस पर चलकर मल्टी डायरेक्शनल अटैक ब्लॉक कर लेता है। कियाओहे समझ जाता है कि डीमन का पूरा ध्यान अब उसी पर है और उसके वार और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। उसे शुक्र था कि डिडक्शन में उसने जल्दी झांक लिया था। वे लोग एग्जिट के बहुत करीब पहुंच चुके थे। सिस्टम ने फिर दिखाया स्पिरिट पॉइंट्स 75, -18, और कुछ ही सेकंड बाद एक और नोटिफिकेशन आया स्पिरिट पॉइंट्स 65, -10। कियाओहे चिल्लाता है कि इस बार अटैक बिल्कुल पीछे से आएगा और सबको डॉज करने को कहता है। जैसे ही वो डॉज करते हैं, कियाओहे और बाई जी सीधे एक दूसरे से टकराकर मुंह के बल गिर जाते हैं। दोनों गुस्से में एक दूसरे की कॉलर पकड़कर लड़ने लगते हैं। कियाओहे गुस्से में बाई जी को चिल्लाता है कि उसे लेफ्ट और राइट में फर्क ही नहीं पता और उसे बूढ़ा कह देता है। बाई जी भी चिल्लाकर कहता है कि उनकी टीम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का इस्तेमाल करती है और पूछता है कि क्या वो लड़ाई करना चाहता है। कियाओहे और गुस्सा होकर चिल्लाता है कि वो बूढ़ा आदमी है और कोई उसके जियोग्राफिक डायरेक्शंस कैसे समझे। बाई जी पलटकर पूछता है कि लेफ्ट राइट समझने की जिम्मेदारी उसकी कैसे हो गई। जेन लॉन्ग घबराकर बाई लिंग के कंधों पर चढ़ जाता है और दोनों को चिल्लाकर चुप रहने को कहता है। बाई लिंग रोने वाली आवाज में बोलता है कि डायरेक्शंस को क्लॉकवाइज में डिस्क्राइब कर दो, लेकिन कियाओहे और बाई जी फिर भी एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहते हैं। सिस्टम ने कियाओहे के पॉइंट्स दिखाए 58 और फिर -10। कियाओहे चीख कर बाई जी को लेफ्ट साइड डिफेंड करने को कहता है, लेकिन बाई जी जिद में उसे राइट बोलकर लड़ता रहता है। सिस्टम का अगला विंडो ग्लिच दिखाते हुए स्पिरिट पॉइंट्स दिखाता है 42। कियाओहे जेन लॉन्ग को फिर स्पीड बढ़ाने को कहता है और डरते हुए कहता है कि वो उस पर नहीं चिल्ला रहा, इसलिए रोना बंद करे। सिस्टम स्पिरिट पॉइंट्स 31, -10। बाईलिंग अचानक दोनों की कलाई पकड़कर उन्हें उठा लेती है और हवा में उड़ने लगती है। कियाओहे डरकर उससे कहता है कि वो उसकी सबसे अच्छी साथी है और उसे बचा ले, लेकिन अगले ही सेकंड घबरा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते कहीं दीवार में न घुस जाए। सिस्टम विंडो फिर पॉपअप करता है स्पिरिट पॉइंट्स 11, -20। एग्जिट सामने दिखाई देता ही कियाओहे चिल्लाता है कि दरवाजा बिल्कुल सामने है और सबको भागने को कहता है। सब पूरी ताकत लगाकर शटर की तरफ दौड़ते हैं। वो लोग शटर तोड़कर बाहर गिरते हुए निकल आते हैं। सिस्टम विंडो स्पिरिट पॉइंट्स 1, -10। सब थककर चिल्लाते हैं कि आखिर निकल आए। पीछे खड़ी वो जैसी डीमन ठंडी बेआवाज नजर से उन्हें घूरती रहती है।
जैसे उनकी जान लेने की कसम खाकर खड़ी हो। कियाओ सोचता है कि वो लोग आखिरकार बच गए और उसकी स्पिरिट पॉइंट्स लगभग खत्म हो चुकी है। उसे लगता है कि बाकी सबकी साइकिक पावर्स भी लगभग ड्रेन हो चुकी होंगी, क्योंकि एस्टियर डीमन का सामना यूं ही आसान नहीं होता। तभी बाई जी कियाओ की कॉलर पकड़कर जोर से पूछता है कि आखिर वो रुकी क्या छुपा रहा है। कियाओ घबरा जाता है। अचानक कोई भारी बैट लेकर बाई जी के सिर पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। कियाओ सदमे में रह जाता है, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से लोगों का एक बड़ा ग्रुप घेर लेता है और साफ दिख रहा था कि वो लड़ाई करने आए हैं। कियाओ धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसे खुद यकीन नहीं था कि वो सच में जाग रहा है या अभी भी किसी अजीब हालत में फंसा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। उसके अंदर एक चुपचाप बढ़ता डर महसूस होने लगा, एक ऐसा डर जिसने उसे अपनी आंखें खोलने से भी डरा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी स्पिरिट पूरी तरह रिकवर हो चुकी है और उसे याद आया कि आराम करने पर उसकी स्पिरिट हर एक मिनट में एक पॉइंट बढ़ती है। इसका मतलब था कि वो कम से कम 2 घंटे से बेहोश था। धीरे धीरे उसे एक और बात का एहसास हुआ, वो बंधा हुआ था। उसने बंधनों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। दिमाग में बार बार यही विचार घूमता रहा कि किसने उसे बांधा, डेमन या इंसान। आसपास की खामोशी उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसे महसूस नहीं हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने खुद को शांत रहने को मजबूर किया, समझते हुए कि वो अचानक आंखें खोलकर कोई गलती नहीं कर सकता। अगर उसे बचना था तो पहला हमला उसे ही करना पड़ेगा। उसके दिमाग ने खुद ब खुद डिडक्शन शुरू कर दी और उसकी डिडक्शन स्टेट एक्टिवेट हो गई। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिस्तर पर लेटा पाया। हैरानी की बात यह थी कि वो किसी रिचुअल सर्कल में नहीं, बल्कि एक आरामदायक से मैट्रेस पर बंधा हुआ था। उसने कमरे को देखा, उसने राहत की एक हल्की सांस ली और सोचा कि उसे लगा था कि उसे फिर किसी ईविल डेटी की बलि चढ़ाया जाने वाला है। पर लगता था कि जिन लोगों ने उसे पकड़ा था, उन्होंने बस एक रैंडम कमरा ढूंढकर उसे वही बांध दिया। इस हिसाब से आज उसका दिन अच्छा था। उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। आसमान लाल, खून जैसे रंग की बादलों से ढका हुआ था। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये किसी हाइटियर गेट के आने का संकेत है। उसे अब बहुत जल्दी करनी थी। डेमन निकलने से पहले उसे यहां से भाग निकलना था। बाई जी और बाकी लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि पहले खुद को इन रस्सियों से आजाद करना होगा। वो बंधे हाथों के साथ किसी तरह बिस्तर से लुढ़क कर नीचे आया और कमरे को गौर से देखा। उसे कमरा बहुत क्यूट लगा। उसने सोचा कि शायद ये किसी लड़की का कमरा है और हंसते हुए माना कि ये उसकी जिंदगी में पहली बार है कि वो किसी लड़की के कमरे में आया है। वो ऑकवर्ड तरीके से कमरे में इधर उधर टकराता हुआ रस्सियां काटने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही वो आगे झुका, बिस्तर के नीचे से एक बड़ा भयानक सा आंख उठकर उसकी ओर देखकर चमकी। उसके पूरे शरीर में सन्नाटा फैल गया। उसने रस्सियां काटने की कोशिश तेज कर दी। किसी तरह उसने रस्सियां काट ली। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या हो। क्या उसे बाई जी को ढूंढना चाहिए या खुद ही भाग जाना चाहिए? लेकिन फैसला लेने से पहले ही उसे पीठ के पीछे एक डरावनी उपस्थिति महसूस हुई। एक विशाल मॉन्स्टर उसके ठीक पीछे खड़ा था। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से सिर घुमाया और जैसे ही उसकी नजर उस दानव से मिली, दोनों एक साथ चीख पड़े। इससे पहले कि कियाओहे भाग पाता, मॉन्स्टर ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। कियाओहे की दर्द भरी चीख कमरे में गूंज उठी। खून हर दिशा में बिखर गया। वो फर्श पर गिर पड़ा, दर्द से करहाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। उसकी चीखें बढ़ती गई, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे दबोचकर पूरी तरह निगल लिया। उसी समय एक सिस्टम विंडो चमका। डिडक्शन स्टेट एंडेड। स्पिरिट पॉइंट्स 138 आउट ऑफ 158। स्पिरिट पॉइंट्स -28। कियाओहे एक झटके में फिर से जा गया, जैसे किसी भविष्य की घटना ने उसे जोर से धक्का देकर उठा दिया हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली, दिल जोर से धड़कता रहा। उसने डिडक्शन की कीमत महसूस की। 20 स्पिरिट पॉइंट्स खत्म, और दिमाग में वो भयानक एहसास कि उसने खुद को मरते हुए महसूस किया था। दर्द भरी चीखों के साथ उसे समझ आ गया, ये कमरा बिल्कुल नॉर्मल बेडरूम नहीं था।
और सच में बिस्तर के नीचे एक असली डीमन छुपा हुआ था।